हेलो बच्चों, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। बच्चों, मैं हूं डॉक्टर अनंत राज मौर्य और बच्चों मैं अपनी ऐप पर आपको कंप्लीट बायोलॉजी पढ़ाने वाला हूं। मेरी इस ऐप पर कंटिन्यूस चैप्टर के मींस बायोलॉजी के चैप्टर वाइज वीडियो लेक्चर होंगे। इनके 10 सालों के क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कशन होंगे। इनके फास्ट रिवीजन भी वीडियो अवेलेबल होंगे। तो आप जितना चाहो एक दिन में जितनी आपकी क्षमता पोटेंशियल है 2 से 3 चैप्टर आप रिवाइज कर सकते हो। और बच्चों नीट का एक ही फंडा है, रिवीजन रिवीजन रिवीजन। जितनी बार आप रिवाइज करोगे आप उतना बेस्ट कर सकते हो। आपके हाथ में आप कितना इसको रिवाइज कर सकते हो। तो आपके पास पूरा मैटर रहेगा, ऑथेंटिक वीडियो, ऑथेंटिक सोल्यूशन, एक्सप्लेनेशन है। आप जो करना चाहते हो आप अपने अनुसार प्रिपरेशन करो, क्वेश्चन लगाओ, टेस्ट दो, सारी चीजें यहाँ पर अवेलेबल है। तो बच्चों हम लोग चलते हैं अपने चैप्टर की ओर। मीन्स बायोलॉजी में हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर यूनिट फर्स्ट। ओके, तो यूनिट फर्स्ट मीन्स डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड को हम डिस्कस करेंगे। तो डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड में हम लोग क्या क्या डिस्कस करेंगे। चैप्टर 1 लिविंग वर्ल्ड, चैप्टर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, चैप्टर 3 प्लांट किंगडम एंड चैप्टर 4 एनिमल किंगडम को डिस्कस करेंगे। और एक चैप्टर के जैसे आपको बेटर हो सके प्रत्येक चैप्टर के मैं 4 से 5 वीडियो आपके लिए बनाऊंगा। मींस जितना जैसे बड़ा चैप्टर है, छोटा चैप्टर आपको जितने में समझ में आ जाएगा मैं उसके अनुसार वीडियो बेस्ट छोटे छोटे वीडियो बनाऊंगा जिससे आप बेस्ट कर सको। ऐसा नहीं कि 4 घंटे की वीडियो बना दो आप उग जाओ, ऐसा नहीं है। मैक्सिमम वीडियो हमारा 1 घंटे का ज्यादा से ज्यादा होगा, 1 घंटे 45 मिनट के आसपास होगा। आप उसमें बेस्ट समझ सकते हो, बार बार रिवाइज कर सकते हो। तो बच्चों इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। बच्चों पहली लाइन क्या बोल रहा है, बायोलॉजी इज द साइंस ऑफ लाइफ फॉर्म्स एंड लिविंग प्रोसेस। मीन्स बायोलॉजी है क्या, ये सभी प्रकार के जीवों और जैव प्रक्रमों का विज्ञान ही क्या कहलाता है, ये जीव विज्ञान या बायोलॉजी कहला देता है। तो बच्चों प्रत्येक यूनिट में आप देखोगे प्रत्येक यूनिट में एक साइंटिस्ट का नाम दिया हुआ है। अब हम लोग इस यूनिट का जो साइंटिस्ट है उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। जहां से क्वेश्चन आता है हम केवल उन्हीं चीजों को डिस्कस करेंगे जिससे कि आपको क्वेश्चन ओरिएंटेड ही हो। और मैं थ्योरी के साथ साथ क्वेश्चन भी कराता रहूं जिससे आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होता रहे। ओके बच्चों, तो बच्चों इस यूनिट के हमारे पहले साइंटिस्ट है अर्न्स्ट मायर, जिनका जन्म 1904 में हुआ था और डेथ 2004 में हुई थी। तो इनसे रिलेटेड जो भी यहाँ पर दिया हुआ है बुक में एनसीईआरटी में उसको हम लोग देख लेते हैं और जो भी इंपॉर्टेंट है उनको बाद में बता देंगे आपको। तो पहली लाइन लिखा है कि अर्न्स्ट मायर बॉर्न ऑन 5 जुलाई 1904 इन केम्पटन जर्मनी। तो इनका जन्म कहाँ हुआ था, केम्पटन जर्मनी में हुआ था 1904 में। ओके बच्चों, उसके बाद बात क्या कर रहा है कि अर्न्स्ट मायर दी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, मींस ये जो है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के ये इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट थे। उसके बाद क्या बोल रहा है, हु हैज बीन कॉल्ड डार्विन ऑफ द 20th सेंचुरी। ओके बच्चों, ये सेकेंड पॉइंट है कि इनको बोला जाता है कि 20th सेंचुरी का इनको डार्विन बोल दिया जाता है। उसके बाद बात कर रहा है he was one of the 100 greatest scientists of all time। ओके, इसका मतलब है कि ये जो है ये अब तक के 100 साइंटिस्ट में इनका सदैव इनका नाम रहा है। मींस ये 100 साइंटिस्ट में ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट में से ये एक थे अब तक जितने भी 100 साइंटिस्ट हुए हैं, वैज्ञानिक हुए हैं। ओके बच्चों, बेटा नेक्स्ट बोल रहा है कि मैर ज्वाइंड हार्वर्ड फैकल्टी ऑफ आर्ट एंड साइंस इन 1953 and retired in 1975, assuming the title Alexander Agassiz Professor of Zoology Emeritus। मीन्स इनका कहना है कि जो अर्न्स्ट मायर साहब हैं ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में इन्होंने फैकल्टी के रूप में ज्वाइन किया। क्या फैकल्टी ज्वाइन किया, इन्होंने कला मीन्स आर्ट की फैकल्टी ज्वाइन किया एंड आर्ट एंड साइंस की फैकल्टी में 1953 में ज्वाइन किया था और रिटायर्ड 1975 में हुए थे। और किस टाइटल के साथ रिटायर्ड हुए थे बच्चों, इनका टाइटल था अलेक्जेंडर अगेसिज प्रोफेसर ऑफ जूलॉजी इमेरिटस। इस टाइटल के साथ ये क्या हुए थे, ये रिटायर हुए थे। कहां से, ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की फैकल्टी से रिटायर्ड हुए थे। उसके बाद बात कर रहा है कि ये जो है कि थ्रू आउट हिज नियरली 80 ईयर कैरियर्स हिज रिसर्च स्पैंड, किस किस पर रिसर्च इनका बेसिस था, मींस ये अपने 80 सालों के करियर में
ये किस पर वर्कअप किए थे, किस पर इन्होंने रिसर्च किया था, ऑर्निथोलॉजी मींस पक्षी विज्ञान पर इन्होंने रिसर्च किया था। उसके बाद बात कर रहा है टैक्सोनॉमी मींस वर्गीकरण विज्ञान पर इन्होंने रिसर्च किया था। उसके बाद किस पर, जू जियोग्राफी मींस प्राणी भूगोल विज्ञान पर इन्होंने रिसर्च किया। और किस पर, ये इवोल्यूशन पर इन्होंने वर्कअप किया था मींस जैव विकास पर भी काम किया। और सिस्टमेटिक मींस वर्गीकी पर भी इन्होंने काम किया था। एंड दी हिस्ट्री मींस क्या, ये इन्होंने हिस्ट्री एंड फिलॉसफी ऑफ बायोलॉजी पर भी इन्होंने फाइनली इन सारे क्षेत्रों में इन्होंने वर्कअप किया था। उसके बाद क्या इंपॉर्टेंट है, इन्होंने अकेले ही हैंडल किया था, जो आज का सेंट्रल क्वेश्चन रहा है कि बायोलॉजी में मींस स्पीसीज ऑफ बायोडाइवर्सिटी की कैसी ओरिजिन हुई थी, इन्होंने अकेले ही इन्होंने हैंडल किया था, अकेले ही इसको इन्होंने सुलझाया था। उसके बाद क्या बात करा कि ही आल्सो पायनियर्ड दी, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से बनता है ही आल्सो पायनियर्ड दी करेंटली एक्सेप्टेड डिफिनेशन ऑफ बायोलॉजिकल स्पीसीज मींस आज का जो करंट एक्सेप्टेड डिफिनेशन है कि बायोलॉजिकल स्पीसीज की डिफिनेशन किसने दी थी, जो पूरे वैज्ञानिक आज एक्सेप्ट किए हुए हैं, ये अर्न्स्ट मायर ने दी थी, यही बात कर रहा है। और यही क्वेश्चन भी बेटा नेक्स्ट बात कर रहा है, मायर वाज अवार्डेड द 3 प्राइजेस वाइडली रिगार्डेड द ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी मींस जो मायर साहब थे इन्होंने वर्कअप किया था पक्षी विज्ञान पर, ऑर्निथोलॉजी, हिस्ट्री पर और स्पीसीज पर जो उन्होंने वर्कअप किया था, स्पीसीज की डिफिनेशन के लिए, इन सारे कामों के लिए जिन्होंने अभी तक 100 साइंटिस्ट में अभी तक एक थे, इन सारे कामों के लिए इनको क्या दिया गया, इनको 3 प्राइज दिए गए थे। इन 3 प्राइज को कलेक्टिवली बोल दिया जाता है क्या, इनको बोला जाता है ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी बोल दी जाती है, ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी इनको बोल देते हैं। और प्राइज कौन कौन से थे, ये प्राइज थे हमारे बाल्जन प्राइज जो कि 1983 में दिया गया, इंटरनेशनल प्राइज फॉर बायोलॉजी 1994 में दिया गया एंड क्राफोर्ड प्राइज 1999 में दिया गया था। और मायर डाइड एट एज ऑफ 100 इन ईयर 2004 100 सालों की अवस्था में 2004 में इनकी मृत्यु हो गई थी। आप इन प्राइज को कैसे याद कर सकते हो, सी बी आई से इन प्राइजेस को याद कर सकते हो। मींस सी फॉर क्या हो जाएगा इनका क्राफोर्ड प्राइज, बी फॉर हो जाएगा इनका ये बाल्जन प्राइज हो जाएगा, ये बाल्जन प्राइज हो जाएगा। और फाइनली आई फॉर इनका हो जाता है इंटरनेशनल प्राइज, इनका ये हो जाएगा। आप इन तीनों पुरस्कारों को ऐसे याद कर सकते हो। और बेटा मैं आप यहाँ पर फाइनली लास्ट में इनके जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो बता देता हूँ, क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये एक जर्मन साइंटिस्ट थे, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इंपॉर्टेंट है इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट, ये क्वेश्चन नीट में आ चुका है, क्या स्मार क्या है, ये इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट है, ये आपको बिल्कुल रट डालना है। और क्या इंपॉर्टेंट है, इनको 20वीं सेंचुरी का डार्विन बोला जाता है, ये सेकंड क्वेश्चन बन जाएगा, ये पहला क्वेश्चन। ओके, तो जर्मनी के साइंटिस्ट थे, इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट थे, डार्विन 20वीं सेंचुरी के डार्विन बोल, और ये 20वीं सेंचुरी के डार्विन बोल दिए जाते हैं। और क्या इंपॉर्टेंट है, इन्होंने ये डिफिनेशन ऑफ स्पीसीज बायोलॉजिकल स्पीसीज की डिफिनेशन दी, ये इनका ये तीसरा क्वेश्चन यहाँ से राइज हो जाएगा। ओके, ये 3 क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट जो कि पूछे जाते हैं और पूछे गए भी हैं। ओके बच्चों, तो आपको इन्हीं चीजों को बिल्कुल रट डालना है। तो अब हम चलते हैं अपने चैप्टर की ओर। तो फाइनली बच्चों अब हम चलते अपने चैप्टर 1 को डिस्कस करते हैं। हमारा चैप्टर 1 द लिविंग वर्ड। ओके, इसमें हम क्या पढ़ेंगे, इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे, इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज लिविंग, डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ड, टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज एंड टैक्सोनॉमिकल एड्स। तो बच्चों इस चैप्टर को हम 3 वीडियो में डिस्कस करेंगे। हमारा पहला वीडियो होगा, ये हो जाएगा लिविंग वर्ड का पहला वीडियो हो जाएगा, डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ड एंड टैक्सोनॉमिक कैटेगरी, ये हमारा सेकेंड वीडियो हो जाएगा। एंड फाइनली हमारा टैक्सोनॉमिकल एड्स। तो बच्चों हम लोग चलते हैं अपने चैप्टर की ओर। चैप्टर 1 में पहली लाइन हमारा क्या है कि हाउ वंडरफुल इज द लिविंग वर्ड, मीन्स हमारा जो लिविंग वर्ड है कितना निराला है। आप इसको देख सकते हो कि यहाँ पर लिविंग वर्ड कितने तरीके के जीव जंतु पड़े हुए हैं। आपके समुद्र में देख सकते, गहरे समुद्र में अटैकिंग शार्क है, व्हेल है और ढेर सारी मछलियां पाई जाती हैं। आप जंगलों में इतने ढेर सारे क्या जानवर वगैरह हैं, मीन्स एनिमल्स पाए जाते हैं। तो ये कितना निराला वंडरफुल ही है। उसके बाद बात करें बच्चों कि दी वाइड रेंज ऑफ लिविंग टाइप इज अमेजिंग, मीन्स इतने ढेर सारे तरीके के जैव प्रकार क्या है, इतने विस्मयकारी हैं, अमेजिंग है ये। ओके, उसके बाद बात कर रहा है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैबिटेट इन विच वी फाइंड लिविंग ऑर्गेनिज्म,
मीन्स कर रहा है कि असाधारण वास स्थान, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो कि आप इनकी कल्पना भी नहीं कर सकते हो कि ये कहाँ पर कितने तरीके के हो सकते हैं, वहां पर भी बात कर रहा है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। जैसे क्या क्या वास स्थान है, असाधारण वास स्थान या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। अब हैबिटेट्स कौन कौन से हैं? कोल्ड माउंटेन्स, डेसिडुअस फॉरेस्ट, ओशियन, फ्रेश वाटर लेक्स, डेजर्ट एंड हॉट स्प्रिंग। अब एक एक की बात करते हैं। कोल्ड माउंटेन मीन्स आप साइबेरिया में चले जाओ, वहां पर क्या -70 डिग्री C टेम्परेचर है, जहां पर क्या पानी हवा में उछालो तो पानी जम जाएगा, वहां पर भी जीव पाए जाते हैं, मीन्स लिविंग ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। उसके बाद कह रहा है डेसिडुअस फॉरेस्ट, मीन्स ऐसे जंगल जहाँ केवल पत्तियां ही पत्तियां। डेसिडुअस फॉरेस्ट में पूरा जमीन दिखता ही नहीं, वहां पर केवल पत्तियों से ही ढका रहता है जंगल। वहां पर क्या है? फॉरेस्ट। उस पत्तियों के नीचे कितने तरीके के जीव जंतु पाए जाते हैं। ओशियन, गहरे समुद्र देख लो, जहाँ की प्रेशर कितना, समुद्रों में प्रेशर कितना, ग्रेटर देन 100 एटमॉस्फेयर, ये प्रेशर इनका हो जाता है, फिर भी यहाँ पर क्या ये जीव पाए जाते हैं। एंड फ्रेश वाटर लेक्स, यहाँ पर जीव जंतु मछलियां पाई जाती है। एंड डेजर्ट की बात कर रहा है, डेजर्ट में क्या है कि आप यहाँ पर गर्मियों में ग्रेटर देन 50 डिग्री C ये टेम्परेचर चला जाता है, मीन्स आप वहां पर एक दिन भी जिंदा नहीं रह सकते हो, फिर भी उस इतने गर्म स्थान पर छिपकलियां, जानवर कैसे जिंदा रहते हैं। वही कह रहा है कैसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैबिटेट्स हो जाते हैं। एंड हॉट स्प्रिंग, गर्म झरने, जहाँ का टेम्परेचर ग्रेटर देन 100 डिग्री सेंटीग्रेड, इन गर्म झरनों का पाया जाता है। पानी में से उबलता रहता है कि आप जाओगे पक जाओगे, मछलियां वहां पर पकी पकाई खा लो, ऐसी मछली वहां पर ये आप डाल मछलियां पक जाएगी, आप उसको खा लो, आपको बॉयल करने की भी आवश्यकता नहीं है। वैसे वहां पर ये गर्म झरने पाए जाते हैं जो कंटिन्यूस बॉयल होते रहते हैं, तो वहां पर भी जीव पाए जाते हैं। तो कह रहा है कि ये असाधारण वास स्थान पर पाए जाने वाले जीव हमें क्या करते हैं? लीव अस स्पीचलेस, ये हमें क्या कर देते हैं? विस्मयकारी कर देते हैं, हमें शांत कर देते हैं, हमें आश्चर्यचकित कर देते हैं कि कैसे ये पाए जा सकते हैं यहाँ पर। उसके बाद बात कर रहा है कि बेटा ब्यूटी ऑफ गैलापॉजिंग हॉर्स, सरपट दौड़ते घोड़े, कोई घोड़ा दौड़ता रहे किदरिक किदरिक, आप देख सकते हो कितना अच्छा आपको लगता है, उसकी सुंदरता दौड़ती हुई है। उसका माइग्रेटिंग बर्ड, माइग्रेटिंग बर्ड मीन्स बच्चों क्या होता है कि जैसे कि साइबेरिया के द्वारा पक्षी जो होते हैं, अधिकतर कोल्ड स्थान से साइबेरिया के पक्षी क्या होते हैं, अपने कैलिडो गाना बर्ड सेंचुरी भरतपुर राजस्थान में ये क्या करते हैं? मूव करके आते हैं ठंड से बचने के लिए, ये क्या बोलते हैं? माइग्रेटिंग बर्ड। वेलिया फ्लावर मीन्स आप कश्मीर में चले जाओ, दक्षिण भारत में चले जाओ, घाटियां मीन्स फ्लावर से ढकी हुई पूरी घाटियां, जो वहां पर पहाड़ होते हैं, वहां पर क्या है? पूरे पहाड़ ये फूलों से ढक जाते हैं। आप ये जाओगे देखोगे एक टाइम पर क्या पूरा घाटी पूरा आपका एकदम फ्लावरिंग से भर जाती है, तो क्या है कितनी सुंदर लगती है। वही बोल रहा है वेलिया फ्लावर्स। एंड अटैकिंग ऑफ शार्क, अटैकिंग ऑफ शार्क की बात इसलिए बोल रहा है कि शार्क सबसे खतरनाक प्राणी हो जाता है कहाँ का? ये समुद्र में। वहां पर आप देख सकते हो कि अगर आप एक बूंदी खून गिरा दी तो सबसे ज्यादा शार्क की क्या सुगंध मीन्स क्या उनकी सूंघने की क्षमता बहुत ज्यादा होती है, आप उसकी बूंद की खून को सूंघ करके वो आपके ऊपर अटैक कर देती है। वही बोल रहा है कि अटैकिंग शार्क इवोक्स एंड डीप सेंस ऑफ वंडर। तो बच्चों ये क्या बोल रहा है शार्क के बारे में कि अटैकिंग शार्क्स इवोक्स एंड डीप सेंस ऑफ वंडर, ये विस्मय और हमारे क्या चमत्कार का आवाहन करती है, मीन्स कैसे पॉसिबल है सारी चीजें। बच्चों नेक्स्ट बात कर रहा है इकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट एंड कोऑपरेशन एमंग मेंबर ऑफ पॉपुलेशन एंड एमंग पॉपुलेशन ऑफ कम्युनिटी or even the molecular traffic inside a cell make deeply reflect on what is indeed is life, what indeed is life means बात कर रहा है कि बात कर रहा है पारिस्थितिक प्रतिरोध, इकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट और आपस में उनका पॉपुलेशन जो जनसंख्या है उन आपस में सहयोग, और कम्युनिटी एमंग पॉपुलेशन और जनसंख्या के जो सदस्य हैं उनके मेंबर्स बीच सहयोग और पारिस्थितिक जो प्रतिरोध है वो हो जाता है। और यह मॉलिक्यूलर मींस सेल के अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं इनका आपस में अच्छे से कार्य करना, ये क्या करता है? डीपली रिफ्लेक्ट ऑन व्हाट इंडीड इज लाइफ मींस जीवन है क्या, ये बताने की कोशिश करता है। अगला क्वेश्चन बात कर रहा है कि दिस क्वेश्चन है टू इम्प्लिक क्वेश्चन, मतलब ये क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज लिविंग, जीवन है क्या।
ओके, व्हाट इज लिविंग। अब बोल रहा है कि ये क्वेश्चन जो है ये दो क्वेश्चन को दबा करके पास में बैठा हुआ है, दो क्वेश्चन इसके अंदर है। तो बच्चों पहला क्वेश्चन ये बताने की कोशिश करता है कि द फर्स्ट इज टेक्निकल वन एंड सीक आंसर टू व्हाट इज लिविंग एज ईच एज अपोज टू नॉन लिविंग। मीन्स पहला क्वेश्चन हमारा ये बताने की कोशिश करता है कि आखिरकार लिविंग क्या है और नॉन लिविंग क्या है। तो लिविंग और नॉन लिविंग क्या है, ये पहला क्वेश्चन पूछता है। जबकि तो बच्चों सेकंड क्वेश्चन हमें ये बताने की कोशिश करता है कि सेकंड इज फिलोसफिकल वन एंड सीक आंसर टू व्हाट द पर्पज ऑफ लाइफ। मीन सेकंड क्वेश्चन हमें ये बताने की कोशिश करता है कि आखिरकार जीवन का उद्देश्य क्या है। ठीक है, तो बेटा पहला क्वेश्चन हमें ये कहता है कि आखिरकार ये जीव निर्जीव क्या है, जबकि सेकंड क्वेश्चन ये बताने की कोशिश करता है कि आखिरकार जीवन का उद्देश्य क्या है, जो कि एक दार्शनिक क्वेश्चन है। ये महात्मा जोगी लोग ही बात करते हैं जीवन का उद्देश्य क्या है, हम क्यों पैदा हुए, क्या खाकर सोने और पढ़ने के लिए पैदा हुए हैं कि पैसे कमाने के लिए पैदा हुए हैं, शुरू से पैसों के पीछे भागते रहो फाइनली मर जाओ, क्या यही हमारे जीवन का उद्देश्य है। ये तो महात्मा लोगों के लिए आखिरकार जीवन का उद्देश्य क्या है, वो इस क्वेश्चन को खोजने की कोशिश करता है कि जीवन का उद्देश्य क्या है। जबकि बात कर रहा है कि एज साइंटिस्ट, एक साइंटिस्ट होने के नाते हम इस बारे में बात नहीं करेंगे कि आखिरकार जीवन का उद्देश्य है क्या, हम केवल इस बारे में बात करने की कोशिश करेंगे आखिरकार व्हाट इज लिविंग। तो बच्चों ये चीजें समझ में आ गई। ये पहला पैराग्राफ हमारा क्या है, ये बेस है ये। ओके बच्चों हम लोग अपने टॉपिक पर चलेंगे जहां से क्वेश्चन आता है। तो व्हाट इज लिविंग ये पहला हमारा होगा, इसको डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, मेनली इसी को डिस्कस करेंगे। तो बेटा इसमें पहला हमारा क्या है कि पहली लाइन है व्हेन वी ट्राई टू डिफाइन लिविंग। हम लिविंग मीन्स जीवों को डिफाइन करने का, परिभाषित करने का प्रयास करते हैं तो क्या मिलता है, वी कन्विंसली लुक फॉर डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक एक्सिप्टेड बाय द लिविंग ऑर्गेनिज्म। हम सबसे पहले मीन्स जीवों के उन डिस्टिंक्टिव लक्षणों को कोशिश करेंगे, परिभाषित करने की कोशिश करेंगे जो कि किसी जीव में पाए जाते हैं। ओके, तो जीव वो लक्षण क्या क्या हो सकते हैं कि जिससे किसी जीव की परिभाषा किया जा सकता है, क्या क्या जीव के लक्षण है उसको हम देखते हैं। तो सबसे पहला आता है ग्रोथ। तो उन लक्षणों की ओर देखते हैं जो जीवों में पाए जाते हैं। सबसे पहला लक्षण है ग्रोथ, सेकेंड है रिप्रोडक्शन, एंड थर्ड हो जाएगा हमारा एबिलिटी टू सेंस इन्वायरमेंट एंड माउंट अ सुटेबल रिस्पांस। ओके बच्चों, ये तीसरा लक्षण है कम टू आवर माइंड इमीडिएटली एज यूनिक फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो ओके बच्चों, ये चीजें समझ में आ गई। तो बच्चों ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, एबिलिटी टू सेंस इन्वायरमेंट एंड माउंट सुटेबल रिस्पांस मींस क्या, ग्रोथ होना, रिप्रोडक्शन होना और पर्यावरण के उद्दीपन के प्रति क्या, अपने संवेदी अंगों से संवेदित करना और उसका रिस्पांस देना, उसकी प्रतिक्रिया करना, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट लक्षण हो जाते हैं किसके, जीवों के लक्षण हो जाते हैं। सबसे पहले हमारे माइंड में ही आते हैं आखिरकार जीवों के लक्षण है क्या, ग्रोथ हो जाएगा, रिप्रोडक्शन हो जाएगा, इन्वायरमेंट के प्रति सेंसेशन को महसूस करना, उसको क्या करना, प्रतिक्रिया देना, ये लक्षण हो जाएंगे, तुरंत हमारे दिमाग में आ जाते हैं कि यही जीवों के लक्षण है। जबकि इसमें वन कैन एडेड अ फ्यू मोर फीचर, हम इसमें कुछ और फीचर भी ऐड कर सकते हैं। लाइक क्या 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 ऐड किया हमने, इसमें हम ऐड कर सकते हैं मेटाबॉलिज्म को ऐड किया जा सकता है, मेटाबॉलिज्म को हमने ऐड कर दिया। नेक्स्ट आ जाएगा एबिलिटी टू सेल्फ रेप्लिकेट, खुद के द्वारा रेप्लिकेशन करना, खुद का रेप्लिकेशन करना, एंड सेल्फ ऑर्गेनाइज, खुद को संगठित करना, एंड इंटरेक्ट होना, प्रतिक्रिया करना, एंड इमरजेंसीज टू इन दिस लिस्ट, और क्या उद्गमन, इसके हमारे लक्षण हो जाते हैं। तो क्या क्या लक्षण हुए हैं बेटा, ये हो जाता है ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, एबिलिटी टू सेंस एनवायरनमेंट, माउंट ऑफ सुटेबल रिस्पांस, ये हो जाएगा। नेक्स्ट मेटाबॉलिज्म हो जाएगा, सेल्फ रिप्लिकेट हो जाएगा, एंड सेल्फ ऑर्गेनाइज हो जाएगा, इंट्रैक्शन एंड इमरजेंस इस लिस्ट में आ जाते हैं। तो बेटा इसमें हम जो डिस्कस करने वाले हैं इस चैप्टर में, मीन्स इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, सबसे पहला हमारा हो जाएगा ये ग्रोथ डिस्कस करेंगे, एंड रिप्रोडक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे, और ये हमारा हो जाएगा सेल्फ मीन्स एबिलिटी टू, और नेक्स्ट हो जाएगा एबिलिटी टू सेंस इन्वायरमेंट, मीन्स इसको बोल दिया जाता है कॉन्शियसनेस, बोल दिया जाता है, कॉन्शियसनेस को डिस्कस करेंगे। एंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आ जाता है हमारा कौन सा, एंड मेटाबॉलिज्म को डिस्कस करेंगे। एंड नेक्स्ट हो जाएगा हमारा मेटाबॉलिज्म के बाद ये हो जाएगा हमारा ये सेलुलर
ऑर्गेनाइजेशन मीन्स सेल ऑर्गेनाइज मीन्स सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन डिस्कस करेंगे। एंड फाइनली हमारा आ जाता है इंट्रैक्शन। ओके, इंट्रैक्शन एंड इमरजेंस, ये हमारे ये टोटल 6 लिविंग के करेक्टर हो जाते हैं जिनके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो बच्चों हम लोग चलते हैं अपने पहले लक्षण की ओर। पहला लक्षण हमारा क्या है? पहला लक्षण हमारा है कि ग्रोथ। ओके, तो ग्रोथ को हमने पहला लक्षण दिया हुआ है, ग्रोथ हमारा पहला हो जाता है। तो उसी के बारे में बोल रहा है कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो, सारा लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो करता है। कौन कौन सा? मीन्स इनके लक्षण। तो बच्चों पहला लक्षण हमारा हो जाता है ग्रोथ। ओके, तो हम पहले डिस्कस करेंगे ग्रोथ को। तो पहला हो जाएगा इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर, मींस इसका क्या? भार का बढ़ना और संख्या मींस नंबर का बढ़ना ऑफ इंडिविजुअल आर ट्विन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रोथ, मींस किसी भी लिविंग के दो लक्षण है, ग्रोथ के दो लक्षण हो जाएंगे, भार का बढ़ना और संख्या का बढ़ना। ये ट्विन कैरेक्टर ऑफ ग्रोथ, ये लाइन इंपॉर्टेंट है बेटा, लाइन आ जाएगी। मींस पहला क्या है? भार का बढ़ना। जब आप जन्म लेते हो लगभग कितने 2.5 kg के होते हो, लेकिन जब आप बड़े हो जाते हो कितने 70 kg के हो जाते हो। तो यहाँ पर क्या बढ़ा आपका? ये मास बढ़ा। मास मीन्स क्या? ये वेट का बढ़ना। जब ये वेट बढ़ रहा है, मास बढ़ रहा है, क्या कहलाता है? ये फाइनली बोल दिया जाता है, ये ग्रोथ बोल दिया जाता है। ये ओके, ये ग्रोथ बोल दिया जाएगा। एंड इंक्रीज इन नंबर। ओके, जब आप पैदा होते हो तब क्या होता है? जाइगोट आपका बना रहता है। जाइगोट क्या? 1 सेल का हो जाता है। फिर आप जब बड़े हो जाते हो कितना हो जाता है? ये बिलियंस सेल्स का बन जाता है। तो यहाँ पर क्या बढ़ा आपका? यहाँ पर आपका नंबर बढ़ता है। तो नंबर का बढ़ना क्या कहला देता है? ग्रोथ कहला देता है। बेटा आप इस चीज को समझ चुके होंगे। ओके, तो नेक्स्ट हम देखते हैं आगे क्या बात कर रहा है कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म मींस बहुकोश की जीवों की अगर हम बात करते हैं तो बहुकोश की जीव किसके द्वारा ग्रोथ करते हैं? बहुकोश की जीव सेल डिवीजन के द्वारा ग्रोथ करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। मींस एक सेल से डिवाइड होकर के 2 सेल बनी, 2 से क्या हो जाएंगी? 4 सेल बनी, 4 से कंटिन्यूअस मल्टीप्लाई करते करते अरबों सेल तक पहुंच जाते हैं। तो मल्टी सेलुलर किसके द्वारा ग्रोथ करते हैं? सेल डिवीजन के द्वारा मल्टीप्लाई या ग्रोथ करते हैं। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहा है, प्लांट की बात कर रहा है। इन प्लांट्स दिस ग्रोथ बाय सेल डिवीजन अकर्स कंटिन्यूअसली थ्रू आउट देयर लाइफ स्पैन, मीन्स पौधे जो है वो क्या करते हैं? वो पूरी जिंदगी भर सेल डिवीजन के द्वारा पूरे लाइफ स्पैन ग्रोथ करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखी हुई है। उसके बाद बात कर रहा है जबकि एनिमल्स की बात की जाए, दिस ग्रोथ इज सीन ओनली अप टू सर्टेन एज, हमारी ये ग्रोथ जो होती है कुछ उम्र तक ही ये सीमित हो जाती है। जैसे कि हमारी ग्रोथ क्या है कि हमने 1 सेल से शुरुआत किया, 20-22 साल तक हमारी लंबाई और वजन बढ़ता है। उसके बाद क्या होता है कि हमारी संख्या फिक्स हो जाती है, नंबर फिक्स हो जाते हैं। अगर हमारा वजन बढ़ेगा हम खा पी करके चर्बी युक्त मोटे होते चले जाएंगे, चर्बी आते चले जाएंगे। मीन्स ज्यादा से ज्यादा हमारे अंदर चर्बी या फैट इकट्ठा होता चला जाता है। तो सर्टेन एज तक ही हमारी ग्रोथ हुई। ओके, फिर बात कर रहा है जबकि ये जो है जो हमारे अंदर टिश्यू है, कौन कौन से टिश्यू? जैसे बोन मैरो बात कर रहा है कि हाउएवर, बेटा बात ध्यान देना यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। हाउएवर सेल डिवीजन अकर्स इन सर्टेन टिश्यू टू रिप्लेस लार्ज सेल, हमारा सेल डिवीजन कब तक हुआ है? हमारे सेल में लगभग 20 से 22 साल तक सेल डिवीजन हुआ, लेकिन उसके बाद ये सेल डिवीजन कहाँ हो जाता है? ये कुछ ही टिश्यू, जैसे क्या सर्टेन टिश्यू की बात कर रहा है। जैसे सर्टेन टिश्यू कौन से हो जाते हैं? ये बोन मैरो हो जाएगा। बोन मैरो की टिश्यू में क्या होता है? बोन मैरो की टिश्यू जो होती है हमारी यहाँ पर ये कंटिन्यूअस आरबीसी क्या फॉर्म करती है? बोन मैरो टिश्यू जो होती है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट का फॉर्मेशन करती रहती है, जिससे हमारे जो आरबीसी की लाइफ होती है 120 दिन कंटिन्यूअस टूटती रहती है ना, डब्ल्यूबीसी कंटिन्यूअस, प्लेटलेट सब टूटते रहते हैं। तो ब्लड कैसे बनता है? इन बोन मैरो की सेल डिवाइड करके कंटिन्यू ब्लड फॉर्मेशन करती रहती हैं। ओके, हमारे त्वचा की ले लीजिए, हमारे स्किन की सेल्स ले लीजिए। ओके, ले लिया जाए स्किन की सेल ले ली जाए। स्किन सेल, हेयर सेल क्या होती है? कंटिन्यूअस डिवाइड करते हैं, बाल कंटिन्यू, हेयर हमारे ग्रोथ करते रहते हैं। स्किन कंटिन्यू हमारी क्या होती है? एक सेल से कंटिन्यूअस रिप्लेस करती रहती है लगभग। तो जब कंटिन्यूअस रिप्लेस करती है तो कुछ ही स्थानों पर हमारे शरीर में पाया गया ना। जबकि प्लांट की बात करेंगे, जब प्लांट की बात करेंगे तो
थ्रू आउट लाइफ स्पैन हो जाएगा। जबकि एनिमल्स की बात करेंगे सर्टेन एज तक स्टॉप हो जाएगा, उसके बाद कुछ ही सेल्स में पाया जाएगा। जबकि अगर हम बात करें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रो बाय सेल डिवीजन, जबकि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कैसे ग्रो करता है, सेल डिवीजन के द्वारा ग्रो करता है। जैसे अगर हम बात करें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, आप बात कर लीजिए अमीबा की, ओके, अमीबा एक कोश की जीव है। अब ये सेल डिवीजन द्वारा क्या हुआ, ये डिवाइड कर गया, तो क्या ये इसका क्या हुआ, नंबर बढ़ा, तो ये नंबर बढ़ाया ना, तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रोथ किया, नंबर बढ़ाया, तो नंबर का बढ़ना, हमारे ग्रोथ के दो लक्षण थे ना, वेट का बढ़ना एंड नंबर बढ़ना। तो वेट का बढ़ने से हमारा वजन बढ़ता है, नंबर से क्या हुई, संख्या बढ़ी, संख्या क्या हमारा अमीबा में ये हो जाएगा अमीबा। अमीबा में जब संख्या बढ़ी, संख्या से हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा सेल डिवाइड कर जाएगा और फाइनली ये ग्रोथ कर जाएगा अमीबा। ओके, एक कोश की जीव कैसे ग्रोथ करेंगे, सेल डिवीजन के द्वारा ग्रोथ करेंगे। ओके, अब आगे बात कर रहा है, ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। वन कैन मीन्स easily observe this in the vitro culture by simply counting the number of cells under the microscope। हम आसानी से माइक्रोस्कोप के अंदर देख सकते हैं कि कैसे सेल डिवाइड कर रही होती है, वहां पर हम माइक्रोस्कोप के अंदर देख सकते हैं, कल्चर मीडियम में, मीन्स प्रयोगशाला में कल्चर जो कर रहे हैं बैक्टीरिया का, वहां माइक्रोस्कोप के अंदर देख सकते हैं कि कैसे हमारा बैक्टीरिया डिवाइड कर रहा है। ओके, अब बात कर रहा है कि in majority of higher animals and plants growth and reproduction are the mutually exclusive event। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब बात कर रहा है कि हायर एनिमल्स मींस ये हायर एनिमल्स और प्लांट्स ये दो हो गए जिनमें ग्रोथ और रिप्रोडक्शन क्या होता है, दोनों अलग अलग जीवन की एक्सक्लूसिव इवेंट मींस अलग 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 घटनाएं हैं। जैसे ग्रोथ के द्वारा हमारा क्या बढ़ता है, हमारा ये वेट बढ़ता है, लेकिन रिप्रोडक्शन के द्वारा हम क्या करते हैं, हम अपनी प्रोजेनी, अपनी जैसी प्रोजेनी पैदा कर लेते हैं, मींस अपने जैसे बच्चे पैदा कर लेते हैं रिप्रोडक्शन के द्वारा। लेकिन ग्रोथ के द्वारा हमारा क्या हुआ, वजन बढ़ना, हमारी लंबाई बढ़ना, अलग चीजें हो गई। पौधा क्या करता है, ग्रोथ के द्वारा एक छोटे से बीज से बढ़ते हुए नया पौधा बना लेता है, लेकिन रिप्रोडक्शन के द्वारा वो बीज निकालता है और उस बीज से नया पौधा बन जाएगा। तो रिप्रोडक्शन से नए पौधे पैदा करना, नई प्रोजेनी बनाना, ये रिप्रोडक्शन हो जाता है। और ग्रोथ ये दो के दोनों क्या है, हायर एनिमल्स एंड प्लांट्स में अलग अलग घटनाएं हो जाती हैं। ओके, आगे इसी चीज को बताएगा कि इसमें दिया यहीं पर समझ लो, उसको बेटर रहेगा। लेकिन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करेगा तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ और रिप्रोडक्शन आप कुछ नहीं कह सकते हो रिप्रोडक्शन कर रहा है कि ग्रोथ कर रहा है। जैसे ही हमारा जो ये अमीबा था, आप अमीबा देख सकते हो, ये अमीबा हमारा है ना, अमीबा डिवाइड किया, ये दो इसका नंबर बढ़ा, ये दो सेल्स बन गई। ओके, दो अमीबा बन गई, तो ये दो अमीबा का बनना, ओके, डिवाइड किया, नंबर बढ़ी, तो क्या हो गया, नंबर बढ़ना का ये क्या हो जाएगा, ग्रोथ हो जाएगा। लेकिन दो अमीबा का बनना, दो प्रोजेनी बनना, ये क्या करा देगा, ये रिप्रोडक्शन करा देगा। तो यहां पर आप क्या बोलते हो, ये ग्रोथ और रिप्रोडक्शन, आप दोनों को नहीं कह सकते हो कि अमीबा हमारा ग्रोथ कर रहा है कि रिप्रोडक्शन कर रहा है। आप बता सकते हो क्या, नहीं बता सकते हो। अमीबा हमारा ग्रोथ करेगा, रिप्रोडक्शन करेगा, दोनों सेम हो जाएगा। बैक्टीरिया हमारा ग्रोथ कर रहा है कि रिप्रोडक्शन कर रहा है, दोनों सेम चीजें हैं। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ये दोनों क्या है, ये दोनों अलग नहीं की जा सकती हैं, दो के दोनों। ओके, ये क्वेश्चन नीट में आ चुका है बेटा। बच्चों नेक्स्ट पॉइंट है, वन मस्ट रिमेंबर दैट इंक्रीज इन द बॉडी मास इज कंसिडर्ड एज ग्रोथ। मींस हमें पता है कि इंक्रीज इन बॉडी मास एंड इंक्रीज इन द नंबर क्या कहलाता था, ग्रोथ कहलाता था। अब हम पहले क्राइटेरिया को, इंक्रीज इन द बॉडी मास को अगर ग्रोथ का क्राइटेरिया लेते हैं, इसको कंसिडर करते हैं, ग्रोथ को अगर मानते हैं, तो मींस ग्रोथ करना ही मींस बॉडी वेट का बढ़ना ही ग्रोथ कहलाता है। अगर इसको कंसिडर करते हैं तो क्या बोल रहा है कि नॉन लिविंग थिंग also grow if we take increase in the body mass as criteria for growth। अगर इंक्रीज इन द बॉडी मास को ग्रोथ का क्राइटेरिया लेते हैं तो हमारा नॉन लिविंग भी ऑर्गेनिज्म ग्रोथ करेगा। ओके, एग्जांपल के तौर पर क्या दिया हुआ है कि माउंटेन, बोल्डर्स एंड सैंड माउंट डू ग्रो। एग्जांपल भी इसने दे दिया एनसीईआरटी ने। एनसीईआरटी क्या दिया, एनसीईआरटी ने एग्जांपल दिया आपका बच्चों माउंटेन को दे दिया, बोल्डर्स एंड सैंड माउंट मींस पहाड़ में ऊपर से मिट्टी जमती है, पौधे उगते हैं, पहाड़ बढ़ता चला जाता है। बोल्डर्स मींस गोलास, जैसे कि क्या, आप बर्फ के गोले देख लो, बर्फ का गोला बढ़ता चला जाता है, बर्फ इकट्ठा हो जाती है, वो हो जाता है। एंड साउंड बाउंड मींस बालू का टीला। बालू का टीला क्या है,
कि आप देखते हो कि एक स्थान पर रेगिस्तान में जाओ, देखोगे एक बालू का टीला है, कल वहां पर देखोगे अगर यहाँ पर इस बालू के टीले पर कितनी है बालू, अगर इसके बालू के टीले पर हमारी बालू कितनी है 500 केजी आज बालू है, कल इस पर हवा उड़ेगी इकट्ठा रेत आ जाएगी, कितना हो जाएगी ये 2000 केजी बालू हो जाएगी। तो इसका क्या बढ़ा, इसका वेट बढ़ा, मींस इसका भार बढ़ रहा है। तो भार का बढ़ना क्या था, ग्रोथ का क्राइटेरिया था, हम लोग ग्रोथ माना था। इस वजह से हमारा बालू भी हमारा क्या लिविंग की तरीके से बिहेवियर करेगा अगर हम कंसिडर ले लेंगे तो। मींस हमारा बालू भी क्या कर रहा है, ग्रोथ कर रहा है। कब ग्रोथ करेगा, जब आप वेट का बढ़ना कंसिडर करोगे तभी नॉन लिविंग थिंग हमारा ग्रोथ करता है। नेक्स्ट, हाउएवर दिस काइंड ऑफ, ये बात कर, दिस काइंड ऑफ ग्रोथ exhibited by non-living object is by accumulation of material on surface। ओके बच्चों, बात कर रहा है कि जो बालू बढ़ती है, क्यों बढ़ती है, ये नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है ना, क्यों बढ़ रही है भाई, ये बाहर से मटेरियल के एकत्रित होने से बढ़ रही है। ओके बच्चों, जबकि लिविंग ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ कैसा होता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ क्या होता है, इनसाइड होता है। ऐसा नहीं कि आपके चमड़ी आपके ऊपर से इकट्ठा होती चली जा रही है, ऐसा तो है नहीं। आप खाना खाते हो, खाना खा के आपके शरीर के अंदर इकट्ठा हो, प्रोटीन बनेगी, फैट बनेगी, कार्बोहाइड्रेट इकट्ठा होगी, आप अंदर से मोटे होते, बाहर से नहीं मोटे होते हो। आपका ग्रोथ कैसा है, इनसाइड होता है। लिविंग थिंग हमेशा इनसाइड ग्रो करेगा, नॉन लिविंग थिंग बाहर से ग्रो करता है। ये बाहर से ग्रो करने को बोलते हैं क्या, ये एक्सट्रिंसिक ग्रोथ बोलते हैं या एक्रीशन के नाम से हम लोग जाने जाते हैं इसको। ओके, तो जो बाहर से ग्रोथ करता है इसको हम लोग बोल देते हैं, जो बाहर से ग्रोथ किया है बेटा इसको बोल दिया जाता है एक्सट्रिंसिक ग्रोथ, इसको बोल दिया जाता है एक्रीशन। ओके, एक्रीशन के नाम से हम लोग इसको जानते हैं। ओके बेटा, नेक्स्ट अगला पॉइंट क्या बोल रहा है, अगला पॉइंट बोल रहा है कि ग्रोथ देयरफॉर कैन नॉट बी टेकन एज डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए ग्रोथ लिविंग नॉन लिविंग दोनों में पाई जाती है, इसलिए ग्रोथ को हम लोग डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि नॉन लिविंग में भी पाई जा रही है। और ग्रोथ को क्राइटेरिया वेट के बढ़ने को लेते हो तो नॉन लिविंग प्रॉपर्टी भी नॉन लिविंग ग्रो करता है ना, इसीलिए ग्रोथ को क्या बोलते हैं कि ग्रोथ दो के दोनों पाई जाती है, नॉन लिविंग लिविंग दोनों में पाई जाएगी। इस वजह से क्या है कि ये हमारा क्राइटेरिया नहीं है। ओके, द कंडीशन, आगे क्या बात कर रहा है, कंडीशन अंडर विच इट कैन बी ऑब्जर्व्ड इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव टू बी एक्सप्लेन्ड and then we understand that is characteristic of living system। आपको अगर ये बताना है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रोथ करता है, आपको वो कंडीशन बतानी पड़ेगी। ओके, वो कंडीशन आपको देना पड़ेगा कि लिविंग ऑर्गेनिज्म इंट्रिंसिक ग्रोथ करता है, तभी आप एक्सप्लेन कर सकते हो कि हमारा लिविंग ऑर्गेनिज्म भी ग्रो करेगा, ये कंडीशन आपको बतानी पड़ेगी। ओके, जबकि और डेड ऑर्गेनिज्म डज नॉट ग्रो, जबकि कोई भी मरा हुआ ऑर्गेनिज्म कभी भी ग्रो नहीं कर सकता है। ये मीन्स अगर कोई मेढक मर गया तो क्या मेढक ग्रो करेगा, कभी नहीं ग्रो करेगा। कुत्ता आप देखते हो कितने कुत्ते मरे पड़े रहते हैं सड़क किनारे, कभी ग्रो करते हैं, ग्रो नहीं करते। वही बोल रहा है कि कोई भी डेड ऑर्गेनिज्म ग्रो नहीं करता, क्यों, लिविंग ऑर्गेनिज्म ही ग्रो करेगा, इनसाइड से ग्रो करेगा, और बाहर से ग्रो करने वाला सैंड माउंट डेड टीले वगैरह हो जाते हैं। तो बच्चों ये चीजें समझ में आ चुकी होंगी। अब हम अपने नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर जाएंगे, ये रिप्रोडक्शन को डिस्कस करेंगे। बेटा वो रिप्रोडक्शन को डिस्कस करने वाले हैं। तो नेक्स्ट बोल रहा है कि रिप्रोडक्शन लाइकवाइज इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो हमारा रिप्रोडक्शन भी इसी तरीके से हमारा रिप्रोडक्शन भी क्या लिविंग ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टरिस्टिक या लक्षण हो जाता है। ये आगे बात कर रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बात कर रहा है कि इन द मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन रिफर टू द प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेनी प्रोसेसिंग फीचर्स मोर आर लेस सिमिलर टू दोज पेरेंट्स। तभी हमने बात किया था कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या करता है, अपने जैसा जब प्रोजेनी प्रोड्यूस करता है, इसी को बोलते हैं रिप्रोडक्शन बोल देते हैं। वही बात कर रहा है कि ये ध्यान देने बेटा कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन क्या है कि अपने जैसी प्रोजेनी बनाना ही रिप्रोडक्शन कहलाता है। ये प्रोजेनी होती कैसी है, ये अपने पेरेंट के सिमिलर हो सकती है, लगभग सिमिलर होती है, एग्जैक्ट कॉपी नहीं, लगभग सिमिलर हो सकती है, मोर और लेस सिमिलर होगी, अपने पेरेंट के एग्जैक्ट मल्टीपल कॉपी या टू कॉपी नहीं होंगी। ओके, एग्जैक्ट टू कॉपी बेटा ये नहीं होती है।
नेक्स्ट बात कर रहा है, तो ये चीजें जो है, जो हमने बात किया मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में, इनवेरिएबली एंड इम्प्लिसिटी वी रिफर टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो हम लोग निर्विवाद रूप से किसके बारे में बात कर रहे हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में ये बातें कर रहे हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू कोई भी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म अपने जैसे बच्चे पैदा करता है ये। ओके, तो बेटा नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है ऑर्गेनिज्म reproduces by asexual males also, मीन्स ऑर्गेनिज्म ने, अभी आपने देखा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, बिल्कुल सही है, लेकिन ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करते हैं। वो कौन कौन से ऑर्गेनिज्म है जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर देते हैं, वो आप देख सकते हो, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से हो जाता है, फंगी मतलब हमारा कवक या फंजाई मल्टीप्लाई करता है किसके द्वारा, स्प्रेड इजिली ड्यू टू मिलियंस ऑफ एसेक्सुअल स्पोर्स के द्वारा करता है। उन सेक्सुअल एसेक्सुअल स्पोर को कोनिडिया बोल देते हैं। तो फंगस हमारा किसके द्वारा मल्टीप्लाई करेगा, ये एसेक्सुअल स्पोर के द्वारा करेगा, ये बिल्कुल आपको रट डालना है। नेक्स्ट पॉइंट आ जाएगा कि लोअर ऑर्गेनिज्म की बात करेगा, लाइक क्या, ईस्ट एंड हाइड्रा। ईस्ट एंड हाइड्रा में डायरेक्टली क्वेश्चन बनता है किसके द्वारा बडिंग करता है, किसके द्वारा रिप्रोडक्शन करेगा, ये हमारा बडिंग के द्वारा करेगा। तो आपको बिल्कुल रटना है इसको, ईस्ट एंड हाइड्रा के बारे में, किसके द्वारा, बडिंग के द्वारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है प्लेनेरिया की बात करें, प्लेनेरिया फ्लैटवर्म बोलते हैं। वी ऑब्जर्व ट्रू रीजनरेशन इज अ फ्रेगमेंटेड ऑर्गेनिज्म रीजनरेट द लास्ट पार्ट ऑफ बॉडीज बिकम अ न्यू ऑर्गेनिज्म। तो बात कर रहा है प्लेनेरिया के बारे में, क्या बता रहा है, उसके बारे में प्लेनेरिया में बात कर रहा है कि प्लेनेरिया आप जानते हो ये फ्लैटवर्म होता है। प्लेनेरिया की कैरेक्टरिस्टिक होती है, जैसे आप देख सकते हो प्लेनेरिया के, समझ लो पहले यहाँ पर ये हमारा प्लेनेरिया ऐसे हो जाता है ये, ओके, यहाँ पर प्लेनेरिया हो जाएगा, ओके, तो यहाँ पर इसका ये हो जाता है। अब यहाँ पर आप इसको गुस्सा आ जाओ, ओके, आप एंग्री हो जाओ और पकड़ते ही इसको कई भागों में कट डालो, काट डालेंगे, मार डालेंगे, साउथ इंडिया फिल्मों के तरीके से काट डालेंगे, मार डालेंगे, रख कर रख देंगे, तो क्या होगा, प्लेनेरिया क्या कहता है, हंसता रहता ही दांत निकाल देता है, हंसकर कहता है कि मैं जितने भागों में काटोगे उतनी जीव संख्या में दोबारा बढ़ा लूंगा, तुम मेरा कुछ नहीं कर सकते हो। ओके, अब इसका क्या, जितने भाग आपने किया प्रत्येक भाग से एक एक प्लेनेरिया हमारा फिर से बनना शुरू हो जाएगा। ओके, प्रत्येक भाग एक नया प्लेनेरिया फॉर्मेशन कर लेगा। ओके, तो इसी को क्या बोलते हैं कि यहाँ से जितने टुकड़े करते हो प्रत्येक टुकड़ा नया प्लेनेरिया बना देना, इसी को बोला जाता है ट्रू रीजनरेशन बोल दिया जाता है ये। ओके, मींस बोल रहा है फ्रेगमेंटेड ऑर्गेनिज्म रिजनरेट द लास्ट पार्ट ऑफ इट्स बॉडी, अपने बॉडी को कंप्लीट कर लेता है और न्यू ऑर्गेनिज्म बना लेता है, इसको क्या बोलते हैं, ट्रू रीजनरेशन। ओके, जबकि फॉल्स रीजनरेशन की बात करें किसमें पाई जाएगी, ये हमारी ये लिजार्ड में, मींस कौन सी है, छिपकली, ऐसी कली जो छिप कर रहती है उसको क्या बोलते हैं, छिपकली बोल देते हैं बेटा। तो ये लिजार्ड में पाई जाती है। आपने देखा होगा कि लिजार्ड को आपको अगर आप दौड़ाओ तो क्या होगा, वो अपनी पूंछ को, ये हो जाता है बेटा हमारा ये लिजार्ड, इसके दो पैर हो जाते हैं। ओके, अब यहाँ पर इसकी ये पूंछ हो जाती है। ओके, ये पूंछ इसकी हो गई। ओके, ये हमारी छिपकली हो गई। अब आपने इसको कट कर दिया, अब हमारी ये छिपकली क्या करती है, कोई बात नहीं, हम अपना फिर से बना लेंगे, ये हमारी छिपकली हो गई। ओके ओके, अब यहाँ से ये क्या करेगी, धीरे धीरे फिर से अपनी पूंछ उगाना शुरू कर देती है। तो ये क्या हो जाता है, इसको ट्रू रीजनरेशन नहीं बल्कि इसको फॉल्स रीजनरेशन बोलते हैं। क्यों, क्योंकि अपनी केवल ये क्या बनाती है, टेल को बनाती है, टेल को बनाती है, पूरी बॉडी नहीं बनाती। ऐसा नहीं कि छिपकली दो भाग कर दोगे दोबारा छिपकली बन जाएगी, ऐसा नहीं है, वो क्या करेगी, अपनी टेल दोबारा से उगा लेगी। ओके, तो हमारी छिपकली हो जाती है। ओके, छिपकली में ट्रू रीजनरेशन नहीं पाया जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बेटा है हमारा हो जाता है कि fungi and filamentous alga protonium of masses all easily multiplied by fragmentation। बहुत इंपॉर्टेंट है कि फंजाई हो जाएगा। ओके, हमारा फंजी हो जाता है, फिलामेंटस एल्गा मींस तंतुमयी शैवाल, एंड प्रोटोनिमा मासेस से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, ये फ्रेगमेंटेशन से मल्टीप्लाई करते हैं। आपको ये सब रट डालने हैं, जो जो एग्जाम्पल यही क्वेश्चन आएगा। नेक्स्ट क्या है, व्हेन इट कम टू यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, अगर हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की तरफ जाएं, लाइक बैक्टीरिया में, यूनिसेलुलर एल्गा में, अमीबा में, रिप्रोडक्शन ही सैनोनिम्स विथ ग्रोथ हो जाती है। अभी हमने बात किया था, आपको डिस्कस किया था कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक क्या, बहुत इंपॉर्टेंट हमारा पॉइंट हो जाएगा ये, हम लोग इसको हाईलाइट कर देते हैं बेटा क्योंकि इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओके, तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया, यूनिसेलुलर एल्गा,
एंड अमीबा में रिप्रोडक्शन क्या होता है, सिनोनिम्स विथ ग्रोथ, वो कौन सा, इंक्रीज इन द सेल नंबर। अभी मैंने आपको इस बारे में डिस्कस किया था, ओके, मैंने डिस्कस किया था इस बारे में कि हमारा बैक्टीरिया, एल्गी, अमीबा, इन सब में क्या है, रिप्रोडक्शन ही ग्रोथ हो जाता है। मतलब कि हमारा जो है ये अमीबा एक था, ये डिवाइड करके 2 अमीबा बना, और क्या हमारा नंबर, सेल नंबर का बढ़ना ही क्या कहलाता था, ग्रोथ कहला देता था। लेकिन यहाँ पर सेल नंबर अमीबा में बढ़ना क्या है, ये रिप्रोडक्शन भी है, ग्रोथ भी, क्योंकि एक सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, 2 ऑर्गेनिज्म बन गया तो ग्रोथ रिप्रोडक्शन हो गया, और 2 सेल बन गया तो रिप्रोडक्शन हो गया, आपका ग्रोथ हो जाएगा। आप कुछ नहीं कह सकते ग्रोथ कर रहे रिप्रोडक्शन कर रहा है, ओके। नेक्स्ट बात करेगा, वी हैव ऑलरेडी डिफाइंड, हम पहले से डिस्कस कर चुके हैं अपने पॉइंट पर, वी हैव ऑलरेडी डिफाइंड ग्रोथ एज इक्विवेलेंट टू इंक्रीज इन द सेल नंबर। अभी हमने डिस्कस किया था ग्रोथ किसको बोलते हैं, सेल नंबर के इंक्रीज होने को हमने ग्रोथ बोल दिया था, ओके। या मास, तो सेल नंबर बढ़ना या मास बढ़ना दोनों को हम लोग क्या बोल देते हैं, ग्रोथ बोल देते हैं। जबकि बोल रहा है कि व्हेन हेंस we notice that in the single celled organism, हम सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में नोटिस करते हैं, we are not very clear about the usage of two term, ग्रोथ और रिप्रोडक्शन के प्रति हम क्लियर ही नहीं है। वो ग्रोथ कर रहा है, रिप्रोडक्शन कर रहा है, सेल नंबर बढ़ा रहा है, और उसका क्या है, उसका वेट भी बढ़ेगा, सेल नंबर भी बढ़ेगा, दोनों क्या कहलाता है हमारा, ये ग्रोथ रिप्रोडक्शन यूनिसेलुलर में करेक्ट हो जाएगी। क्वेश्चन आया हुआ है नीट में, इसलिए मैं फोकस कर रहा हूं, ओके। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या देगा कि इसमें जो है ऐसे कौन सा ऑर्गेनिज्म है जिसमें ग्रोथ और रिप्रोडक्शन दोनों सिमिलर हो जाते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो जाएंगे, ओके। नेक्स्ट कह रहा है कि फर्दर देयर आर मेनी ऑर्गेनिज्म विच डू नॉट रिप्रोड्यूसेस, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर, इसको बेटा हाईलाइट करना पड़ेगा कि बहुत से ऑर्गेनिज्म है जो क्या रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं, लाइक क्या, ये वर्कर बी हो जाएंगे, स्टाइल ह्यूमन कपल्स हो जाएंगे, और कौन से म्यूल्स ये हो जाते हैं, ओके। तो ये हमारे क्या है, ये कभी रिप्रोडक्शन नहीं करते हैं। आप ऑर्गेनिज्म बेटा देख लो यहाँ पर कौन कौन से हो जाएंगे, ये हमारा म्यूल्स हो जाएगा, स्टेराइल वर्कर बी हो जाएगी, इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स जिनमें रिप्रोडक्शन नहीं करते लेकिन फिर भी जीवित है। यहाँ पर जीवित होते हुए भी रिप्रोडक्शन नहीं कर रहे हैं। एक बार हमने बोला था क्या ऊपर आ जाओ पॉइंट पर, रिप्रोडक्शन क्या था, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टरिस्टिक था, लेकिन जीवित होते हुए भी ये क्या है, रिप्रोडक्शन नहीं कर रहे हैं। कैसे कह सकते हैं हमारा ये जीवित है, क्योंकि रिप्रोडक्शन लिविंग ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टरिस्टिक था, बट ये रिप्रोडक्शन नहीं कर रहे हैं, मतलब ये जीवित नहीं है बट जीवित है। ये मीन्स रिप्रोडक्शन भी हमारा ये एक्सक्लूसिव लिविंग ऑर्गेनिज्म का करेक्टर नहीं है, मीन्स स्पष्ट लक्षण नहीं है, लक्षण तो है बट स्पष्ट लक्षण नहीं है, ओके। हेंस रिप्रोडक्शन आल्सो कैन नॉट बी एन ऑल एक्सक्लूसिव डिफाइंड करेक्टर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ओके। ऑलमोस्ट बोल रहा है कि रिप्रोडक्शन आल्सो कैन नॉट बी ऑल एक्सक्लूसिव डिफाइनिंग करेक्टर्स ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म का ये एक्सक्लूसिव करेक्टर नहीं है, ओके बच्चों, क्लियर हो गया। तो यहाँ पर हमने ग्रोथ पढ़ा था, ओके, और रिप्रोडक्शन पढ़ा था, दोनों में ग्रोथ क्यों नहीं था, क्योंकि नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में हो जाता था। रिप्रोडक्शन क्यों नहीं है, क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिज्म में नहीं होता है। जबकि कोई भी ऑर्गेनिज्म, अगला पॉइंट बेटा बोल रहा है कि जबकि ऑफ कोर्स no non-living object is capable of reproducing or replicating by itself, कोई भी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट ऐसा है ही नहीं जो रिप्रोडक्शन कर सके, ओके। सो जैसे आपका ये पेन हो जाएगा, क्या पेन बच्चे दे करके 2 पेन बन सकता है, नहीं बन सकता, नॉन लिविंग है। आपकी मोबाइल, ये 2 मोबाइल प्रोड्यूस कर सकती है, नहीं कर सकती है, क्योंकि आपको खरीदना नहीं पड़ता ना। अगर बच्चे देने लगती है मोबाइल तो आपको खरीदना नहीं पड़ता, जीवित हो जाती है। तो नॉन लिविंग है इसलिए बच्चे नहीं दे सकती है, वो 2 मोबाइल नहीं प्रोड्यूस कर सकती है, इसीलिए वो हमारा क्या है कि रिप्रोडक्शन हमारा क्या है, ये नॉन लिविंग में नहीं पाया जाता है, लेकिन लिविंग में पाया जाता है। बट हमारे अगर एक्सक्लूसिव करेक्टर ले लेते तो ये वर्कर भी तो बच्चे देती, और हमारे ह्यूमन कपल को तो बच्चे होते, बट स्टाइल ह्यूमन कपल को नहीं हो रहा है, वर्कर बी को नहीं हो रहा है, म्यूल्स को भी नहीं हो रहा है, मीन्स ये क्या है, हमारा एक्सक्लूसिव करेक्टर नहीं है। समझ में आ गया बेटा ये दोनों पॉइंट्स, ओके बेटा। अब हम डिस्कस करेंगे अनदर कैरेक्टरिस्टिक, कौन सा, मेटाबॉलिज्म, बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है। अनदर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइफ इज मेटाबॉलिज्म हो जाएगा। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड ऑफ केमिकल्स, आप जानते हो
कि सारे ऑर्गेनिज्म किसके बने होते हैं, ये हमारे केमिकल्स के बने होते हैं। ये केमिकल्स कैसे हो सकते हैं, छोटे हो सकते हैं, बड़े हो सकते हैं, बिलोंगिंग टू द वेरियस क्लासेस, साइज एंड फंक्शन के हो सकते हैं। मींस स्मॉल मींस लिस्ट वो हो जाता है, और बिग जैसे हमारा लिपिड हो जाता है, बहुत बड़ा हो जाता है। ये वेरियस क्लासेस, जैसे कि वेरियस क्लासेस से बिलोंग करें, जैसे क्या कार्बोहाइड्रेट हो जाता है, प्रोटीन हो जाता है, लिपिड हो जाता है, ये न्यूक्लिक एसिड हो जाता है। ये सारे क्या है, वेरियस क्लासेस हो सकते हैं। वेरियस फंक्शन, सबका अलग अलग फंक्शन है। कार्बोहाइड्रेट एनर्जी देता है, लिपिड आपको क्या गर्म रखता है, एंड न्यूक्लिक एसिड क्या आपकी जनरेशन को बढ़ाता है, प्लस सेल को कंट्रोल करता है, वो हो जाता है। प्रोटीन के द्वारा बॉडी बिल्डिंग आप कर लेते हो। ओके, आर कॉन्स्टेंटली बीइंग मेड एंड चेंज इनटू सम अदर बायोमोलिक्यूल्स, मींस कार्बोहाइड्रेट से प्रोटीन, जैसे कि अगर आप ले लो, कुछ लोग जैसे कि केवल कार्बोहाइड्रेट ही, केवल चावल ही चावल खाते हैं, तो उनका शरीर कैसे बन जाता है, क्यों, क्योंकि उनका शरीर कार्बोहाइड्रेट से ये चेंज होता है, किसमें, प्रोटीन में चेंज हो जाता है। आप प्रोटीन खाते हो, गर्ल्स में देखते हो कि वो प्रोटीन खाने की कोशिश करते हैं कि मोटी ना हो जाए, चावल नहीं खाती, घी नहीं खाएंगी, लेकिन फिर भी उनके अंदर क्या, ब्रेस्ट में, बटक्स में उनकी क्या चर्बी इकट्ठा, फैट इकट्ठा होती चली जाती है, क्योंकि फीमेल बॉडी में सबसे ज्यादा फैट चाहिए होता है ना शरीर को डेवलप करने के लिए। तो जब फैट कहाँ से आता है, वो फैट खाना से मना करती है, स्लिम ट्रिम रहना चाहती है, बट फैट आएगा कहाँ से, फैट उनके पास आएगा इसी कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन के द्वारा। फाइनल कन्वर्जन किसमें हो जाता है, ये हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट से या प्रोटीन से, ये हो जाता है, ये फैट में इकट्ठा हो जाएगा और एक कंप्लीट गर्ल्स का फॉर्मेशन कर देता है। मींस फैट से बचती रहती है, फिर भी फैटी हो जाती हैं गर्ल्स। ओके, सो ये क्या है, एक दूसरे में कन्वर्जन है। वही बोल रहा है कि बिलोंगिंग टू वेरियस क्लासेस, साइज एंड फंक्शन आर कॉन्स्टेंटली बीइंग मेड एंड चेंज होते रहते हैं एक दूसरे बायोमोलिक्यूल्स में। ओके, तो इस बायोमोलिक्यूल्स में चेंज होना ही क्या कहलाता है, मेटाबॉलिज्म होता है। इस प्रक्रिया में एक बायोमोलिक्यूल टूटता है, तो बोलते हैं जब टूटता है तो क्या बोला जाता है उसको, ब्रेकिंग को, इसको बोल दिया जाता है, ब्रेकिंग को बेटा बोल दिया जाता है ये कैटाबोलिज्म। जब एक बायोमोलिक्यूल टूट जाता है तो इसको बोला जाता है कैटाबोलिज्म बोल देते हैं। लेकिन जब वो फॉर्मेशन होगा, ओके, जब दूसरा बायोमोलिक्यूल का फॉर्मेशन हो जाता है तो इसको बोल दिया जाता है एनाबोलिज्म। ओके, और इन दोनों को कॉन्स्टेंटली बोल दिया जाता है ये मेटाबॉलिज्म। ओके बच्चों, क्लियर हो चुका होगा सारी चीजें। मेटाबॉलिक रिएक्शन, यही बोल रहा है कि सारी रिएक्शन को मेटाबॉलिज्म या मेटाबॉलिक रिएक्शन बोल देते हैं। तो बोल रहा है यहाँ पर क्या, दीज कन्वर्जन और केमिकल रिएक्शन और मेटाबॉलिक रिएक्शन बोल दी जाती हैं। दीज आर द थाउजेंड ऑफ द मेटाबॉलिक रिएक्शन अकरिंग साइमल्टेनियसली इनसाइड ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो हमारे ये लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रति सेकंड हजारों ये मेटाबॉलिक रिएक्शन होती रहती हैं। ओके, बी दे, नेक्स्ट बी दे बात कर रहा है कि बी दे यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर, या ये ऑर्गेनिज्म चाहे यूनिसेलुलर हो चाहे मल्टी ऑर्गेनिज्म, सब में ये रिएक्शन पाई जाएंगी। एक छोटे से बैक्टीरिया अमीबा से लेकर के हायर प्राणी ह्यूमन हो जाएगा या व्हेल हो जाएगा, सब में पाई जाएंगी मेटाबॉलिक रिएक्शन। ओके बच्चों, नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बात कर रहा है कि ऑल प्लांट एनिमल फंगी माइक्रोब एक्सिबिट मेटाबॉलिज्म। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने जो बताया कि सब में पाई जाती है वही बात कर रहा है। नेक्स्ट है कि सम ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शन अकरिंग इन आवर बॉडीज मेटाबॉलिज्म। मैंने अभी जो बताया कि हमारी बॉडी में जो सारी रिएक्शन पाई जाती है उनको हम लोग मेटाबॉलिज्म बोल देते हैं। उसके बाद बात कर रहा है कि कोई भी ऐसा लिविंग, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कोई भी नो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट एक्सिबिट मेटाबॉलिज्म। कोई भी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट ऐसा है ही नहीं जिसके पास मेटाबॉलिज्म ना हो, जीवित प्राणी के अंदर पाया जाएगा। ये क्या है, इसका कोई एक्सेप्शन नहीं है कि कोई नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट उसके अंदर भी मेटाबॉलिज्म पाया जाएगा, कभी नहीं पाया जाएगा। ओके, तो मेटाबॉलिज्म बात कर रहा है कि मेटाबॉलिक रिएक्शन कैन डिमॉन्स्ट्रेटेड आउटसाइड द बॉडी इन सेल फ्री सिस्टम। यस, मेटाबॉलिक रिएक्शन को आप सेल फ्री सिस्टम या प्रणाली में आप डिमॉन्स्ट्रेट कर सकते हो, सेल फ्री सिस्टम में। ओके, एन आइसोलेटेड, यहाँ बोल रहा है कि एन आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन आउटसाइड द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म परफॉर्म्ड इन टेस्ट ट्यूब इज नाइदर लिविंग नॉर नॉन लिविंग। तो जो मेटाबॉलिक रिएक्शन ये शरीर के बाहर पाई जा रही है, ये ना तो लिविंग है ना ही नॉन लिविंग, कुछ नहीं कह सकते हो, जीवित है कि मरी हुई है कुछ नहीं बोल सकते हो। हेंस मेटाबॉलिज्म क्या है, मेटाबॉलिज्म हमारा हो जाता है क्या, ये दिस इज
while metabolism is the defining feature of all living organism without exception। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटा बोल रहा है कि मेटाबॉलिक रिएक्शन जो होती है इसका कोई एक्सेप्शन नहीं, सब में पाई जाएगी, बहुत इंपॉर्टेंट है, रट डालो। उसके बाद अगला पॉइंट बोल रहा है जो कि नीट में लाइन आई हुई है कि आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन इन विट्रो आर नॉट लिविंग थिंग बट श्योरली लिविंग रिएक्शन। मींस क्या है बेटा कि आप देख सकते हो कि परख नली के द्वारा परख नली में हो रही ये रासायनिक अभिक्रिया, ये क्या है, कोई भी लिविंग थिंग तो नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये लिविंग थिंग नहीं है बट श्योरली लिविंग रिएक्शन है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, लिविंग रिएक्शन हो जाती है। हेंस बात कर रहा है, हेंस सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन आर द बॉडी डिफाइनिंग फीचर ऑफ लाइफ। ओके, इस तरीके से हमारा लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक्सक्लूसिव कैरेक्टर क्या है, मेटाबॉलिज्म है। ओके, ये मेटाबॉलिज्म हो जाता है। और मेटाबॉलिज्म होने के लिए क्या चाहिए, सेल चाहिए, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन चाहिए। तो मेटाबॉलिज्म जब लाइफ का एक्सक्लूसिव कैरेक्टर लिविंग का हो जाएगा तो क्या सेल नहीं होगा, सेल भी हो जाता है। क्या सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन भी ये एक्सक्लूसिव कैरेक्टर हो जाता है लिविंग बीइंग का। मींस मेटाबॉलिज्म है तो सेल भी, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन भी हो जाएगा। अब तक हम लोगों ने 4 कैरेक्टर पढ़े, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म एंड सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। तो ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन हमारा क्या था, वो हमारा ये एक्सक्लूसिव कैरेक्टर नहीं था लिविंग थिंग का। क्यों, क्योंकि ग्रोथ हमारा नॉन लिविंग में पाया जाता था, रिप्रोडक्शन लिविंग में नहीं पाया जाता था, कुछ लिविंग में रिप्रोडक्शन नहीं पाया जाता, इसलिए वो डिफाइनिंग फीचर नहीं है। बल्कि मेटाबॉलिज्म ये सारे लिविंग बीइंग में पाया जाएगा, इस वजह से ये मेटाबॉलिज्म लिविंग बीइंग का एक्सक्लूसिव कैरेक्टर हो जाएगा। जब एक्सक्लूसिव कैरेक्टर हो जाएगा मेटाबॉलिज्म, तो हमारा सेलुलर, ये मेटाबॉलिज्म पाया कहां जाएगा, ये सेल के अंदर पाया जाएगा। तो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में हमारा क्या है, ये लिविंग बीइंग का ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी हो जाती है बेटा। ये एनसीईआरटी इनडायरेक्टली ये लाइन बोली हुई है, यहाँ पर याद रखना। तो बच्चों हम चलते हैं इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आए हैं हम यहीं पर डिस्कस कर लेते हैं। ओके बच्चों, अब हम चलते अपने क्वेश्चन की ओर। तो बेटा यहाँ पर आप क्वेश्चन देख सकते हो, ये पहला क्वेश्चन हमारा है कि स्टडी फॉर स्टेटमेंट ए टू डी गिवन बिलो एंड सिलेक्ट द 2 करेक्ट 1 आउट ऑफ देम। ओके, तो ग्रोथ और रिप्रोडक्शन से संबंधित क्वेश्चन हम लोग करेंगे। यहाँ पर हम लोग ने अभी अपने पढ़ा हुआ है। ओके, तो यहाँ पर देख सकते हो पहला ऑप्शन क्या है कि डिफिनीशन ऑफ बायोलॉजिकल स्पीसीज वाज गिवन बाय अर्स्ट मायर। अभी हमने पढ़ा था, अर्स्ट मायर ने बायोलॉजिकल स्पीसीज की डिफिनेशन दी थी, अभी डिस्कस किया था। वो क्वेश्चन लाइन टू आ गया कि नहीं आ गया, बिल्कुल करेक्ट है। देखो लाइन बाय लाइन आया उनसे, हमारे साइंटिस्ट से। ओके, नेक्स्ट है फोटो पीरियड डज नॉट अफेक्ट रिप्रोडक्शन इन प्लांट। तो प्लांट में फोटो पीरियड इफेक्ट नहीं करता है, ये बात हम आगे पढ़ेंगे, यहाँ पर नहीं है। बट ये गलत है क्योंकि फोटो पीरियड इफेक्ट करता है, ये गलत हो जाएगा। अभी मैं आपको डिस्कस करूंगा इसको। तो मेरा केवल यहाँ पर आपको दिखाने का ये मतलब है कि आप देख सकते हो कि हमारा ए ऑप्शन हमने जो पढ़ा वो लाइन बाय लाइन आया। नेक्स्ट है सी बायनॉमियल नामक लेक्चर सिस्टम वाज गिवन बाय आर.एच. विटेकर। तो आर.एच. विटेकर ने नहीं दिया था, बल्कि किसको दिया था, ये कार्लोस लिनियस साहब ने दिया था। ये भी आप आगे पढ़ोगे, यहाँ पर नहीं पढ़ोगे, यहाँ पर नहीं है। आर.एच. विटेकर ने ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया था। आप यहाँ पर जान लो ऐसा कुछ है, अभी मैं आपको दिखा दूंगा है ये क्या चीजें हैं। तो ये भी गलत है क्योंकि ये गलत दिया हुआ है। ओके, तो फोटो पीरियड इफेक्ट करता है, ये डज नॉट, इसलिए गलत हो जाएगा। नेक्स्ट डी ऑप्शन इन द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन इज सिनोनिम्स विथ ग्रोथ। ये अभी हमने पढ़ा, ये बिल्कुल करेक्ट है। ओके, ए और डी करेक्ट हो जाएगा, सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ओके, ए और डी करेक्ट। अब मैं आपको दोनों पॉइंट दिखाता हूँ। पहला पॉइंट क्या हमारा कि ये बायोलॉजिकल स्पीसीज गिवन बाय अर्स्ट मायर डेफिनेशन, ये भी मैं दिखा देता हूँ। और नेक्स्ट हम दिखा देते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन सिनोनिम्स विथ ग्रोथ कहाँ से आया, वहां पर देख सकते हो। अपने स्टडी पेज पर आ जाओ बेटा, यहाँ पर लोग देखते हैं आपको। तो बेटा आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, हमारा चौथा पॉइंट क्या था कि रिप्रोडक्शन, ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में बात कर रहा है। क्या है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में
लाइक बैक्टीरिया वगैरह में क्या है, रिप्रोडक्शन क्या है, सिनोनिम्स विथ ग्रोथ के है ना, यही लाइन आई थी ना, आपने देखा बिल्कुल। अब आप दोबारा क्वेश्चन इसको देखो, देखो क्वेश्चन बेटा, ये क्वेश्चन देखो, आपका है ना यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन इज सिनोनिम्स विथ ग्रोथ, लाइन बाय लाइन आई, आपने देख लिया। और अगला पॉइंट आपको साइंटिस्ट में दिया हुआ था ना कि बायोलॉजिकल स्पीसीज किसने दी थी, अर्स्ट मायर साहब ने दी थी। तो बच्चों ये हो गया हमारा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। Read the following statement and select the incorrect one. Okay. Option A, mountain builders and sand mound do grow if we take increase in the body mass such criteria for growth. अभी हमने पढ़ा माउंटेन बिल्डर्स ये ग्रो करते हैं अगर हमने बॉडी मास को क्राइटेरिया ग्रोथ के लिए बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट ऑप्शन बात कर रहा है कि बी मेनी ऑर्गेनिज्म लाइक म्यूल्स, स्टाइल वर्कर बीज एंड इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स डू नॉट रिप्रोड्यूस एट ऑल, ये कभी ये दोनों रिप्रोडक्शन नहीं करते हैं, बिल्कुल ये करेक्ट है, अभी हमने पढ़ा था। नेक्स्ट ऑप्शन बच्चों सी लिविंग ऑर्गेनिज्म आर सेल्फ रिप्लिकेटिंग इवॉल्विंग सेल्फ रेगुलेटिंग इंटरेक्टिव सिस्टम कैपेबल ऑफ रिस्पॉन्डिंग एक्सटर्नल स्टिमुलाई, ये बिल्कुल करेक्ट है, ये आप आगे पढ़ोगे। जबकि ऑप्शन डी की बात कर रहा है आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन इन विट्रो आर लिविंग थिंग, ये लिविंग थिंग नहीं होती है बेटा, ये क्या होती है, लिविंग रिएक्शन होती है। आप देख सकते हो यहाँ पर एनसीईआरटी में सारी चीजें मैं दिखा रहा हूँ, माउंटेन बिल्डर्स के बारे में और स्टाइल वर्कर बी के बारे में भी आप यहाँ पर देखो। बच्चों यहाँ पर हमारा पॉइंट क्या था, आप देख आपने अभी क्वेश्चन किया उसमें दिया हुआ था कि कौन से नहीं रिप्रोडक्शन करते हैं। ओके, डू नॉट रिप्रोडक्शन करने वाले म्यूल्स हो जाएंगे, स्टाइल वर्कर बीज हो जाएंगी, इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स ये रिप्रोडक्शन नहीं करते हैं, यहाँ से आ गया। ओके, और आप अगला देख लो बिल्डर्स के बारे में, आपको तुरंत रिमाइंड हो जाएगा कि आपने क्राइटेरिया फॉर ग्रोथ का लिया तो कौन कौन से नहीं ग्रो करते थे आपके, देखो माउंटेन्स बिल्डर्स एंड सैंड माउंट डायरेक्टली एनसीईआरटी क्वेश्चन आ रहा है, लाइन बाय लाइन आ रहा है। ओके बच्चों, तो अब हम आपको मेटाबॉलिज्म का दिखा देते हैं क्वेश्चंस, जो मेटाबॉलिज्म से आया क्वेश्चन था ये। यहाँ पर ध्यान दो कि क्या है कि मेटाबॉलिज्म जो था हमारा, आप यहाँ पर ध्यान दो, ये रहा आपका क्वेश्चन। ओके, कि यहाँ पर ये आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन इन विट्रो नॉट लिविंग थिंग, ये लिविंग थिंग नहीं है और सोली लिविंग रिएक्शन होती है। यहाँ पर आप क्वेश्चन आप देखो, क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है क्या कि इन विट्रो होने वाली लिविंग थिंग है, लिविंग थिंग ना होकर के लिविंग रिएक्शन है बेटा। ओके बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, मींस दो के दोनों ये एक्सक्लूसिव इवेंट हो जाते हैं, दो के दोनों एक ही चीज है, अलग अलग नहीं है। किसमें, ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में था, किसमें, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ये था, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। लोअर प्लांट एनिमल्स एंड हायर में नहीं, इसमें क्या था, अलग अलग चीजें थी, लेकिन यूनिसेलुलर लाइक क्या अमीबा हो जाएगा, इन सब में क्या था, दोनों एक चीजें थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट इज एन एक्सक्लूसिव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग थिंग, तो लिविंग थिंग का क्या, ये स्पष्ट लक्षण की बात कर रहा है, एक्सक्लूसिव कैरेक्टर की बात कर रहा है। तो ऑप्शन पर चलते हैं, ऑप्शन ए बोल रहा है हमारा कि आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन अकर इन विट्रो, ये क्या लिविंग थिंग की कैरेक्टरिस्टिक है, लिविंग थिंग का नहीं बल्कि ये क्या लिविंग रिएक्शन है ये। ओके, मेटाबॉलिक रिएक्शन कैरेक्टरिस्टिक होती है, बट ये आइसोलेटेड मेटाबॉलिक विट्रो की बात करेगा तो ये रिएक्शन होती है, लिविंग थिंग की नहीं होती है। ओके, नेक्स्ट बात कर रहा है इंक्रीज इन द मास फ्रॉम इनसाइड ओनली, तो लिविंग थिंग के कैरेक्टरिस्टिक हमारी मेटाबॉलिज्म भी थी और कौन सा था, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन भी है और कॉन्शियसनेस है एंड इंटरेक्शन, चार कैरेक्टरिस्टिक होती है। केवल इनसाइड मास की बात करेगा तो नहीं। ओके, इनसाइड इसकी कैरेक्टरिस्टिक होती है, ठीक है, लेकिन इसके साथ चार और होती हैं। ओके, अगर बात करेंगे इनसाइड तभी है, तो ये केवल अकेले नहीं है, चार और एक्स्ट्रा कौन से, चार और हो जाती हैं। ओके, सी परसेप्शन ऑफ इवेंट हैपनिंग इन द एनवायरनमेंट एंड देयर मेमोरी, यस बिल्कुल, अपने इन्वायरमेंट में घटने वाली घटनाओं को जानना, उसके प्रति रिस्पांस देना, उसकी मेमोरी बनाना, सबसे एक्सक्लूसिव कैरेक्टरिस्टिक हो जाती है, बिल्कुल करेक्ट हमारा ये हो जाएगा। ओके, बिल्कुल करेक्ट है। डी इंक्रीज इन द मास बाय एक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल बोथ ऑन सरफेस एज वेल एज इंटरनली,
तो ये बिल्कुल करेक्टरिस्टिक नहीं है। अगर इंटरनली बोलता तो ठीक था, बाहर बोलेगा तो नॉन लिविंग हो जाएगा। तो ये बेटा ये गलत हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा। आपने देख लिया ये कहाँ से इंपॉर्टेंट है, परसेप्शन ऑफ द लिविंग हैपनिंग इन द इन्वायरमेंट। ये आप आगे देखोगे, अभी आप कॉन्शियसनेस में इसको देख लोगे। तो ये चीजें गलत हो गई, ये चीजें हमारी गलत जो हम लोगों ने अभी पढ़ी थी। और 3 चीजें हम लोगों ने पढ़ा था अभी, यहाँ पे 3 चीजें पढ़ चुके हैं। मेटाबॉलिज्म के बारे में पढ़ चुके हैं, ग्रोथ के बारे में पढ़ चुके हैं, और ये भी ग्रोथ है। 3 चीजें हमने पढ़ा, तो 3 के तीनों हमने गलत कर दिया। 3 गलत हो गए तो हमारा सी बचेगा, सही हो जाएगा। तो बच्चों हमारा नेक्स्ट करेक्टरिस्टिक है, हमारा अगला स्पष्ट लक्षण, ये हमारा कॉन्शियसनेस। आगे क्या बोल रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बोल रहा है कि परहैप्स मोस्ट ऑब्वियस टेक्निकली कॉम्प्लिकेटेड फीचर ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म ability to sense their surrounding or environment and responds to these environmental stimuli which could be physical, chemical or biological। तो बच्चों इसका मतलब ये हुआ कि perhaps the most obvious and technically complicated feature of लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म का सबसे पेचीदा सबसे कॉम्प्लिकेटेड लक्षण हो जाता है क्या, ये कॉन्शियसनेस हो जाता है। वो कौन सा है ये, कि एबिलिटी टू, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, एबिलिटी टू सेंस देयर सराउंडिंग और इन्वायरमेंट, अपने चारों तरफ के वातावरण को क्या महसूस करना, उसके बाद उसको क्या करना, सुटेबल रिस्पांस करना, रिस्पांस दीज इन्वायरमेंटल स्टिमुलाई विच कुड बी, मींस उसको रिस्पांस करना क्या कहलाता है, सबसे पेचीदा लक्षण हो जाता है। ये इन्वायरमेंटल स्टिमुलाई कैसे हो सकते हैं, ये फिजिकल हो सकते हैं, केमिकल हो सकते हैं, या बायोलॉजिकल हो सकते हैं। मींस जैसे आपने कुत्ते को मारा ढेला, ओके, आप छोटा कंकड़ा कुत्ते को मारते हो, कुत्ता क्या करता है, भौ भौ करता है। कुत्ते को आपने मारा, कुत्ते ने महसूस किया कि बाहर से कोई हमें स्टिमुलाई दे रहा है, स्टिमुलस दे रहा है, हमको मार रहा है, हमें बचना चाहिए। तो बचने के लिए क्या करेगा, प्रतिक्रिया करेगा। प्रतिक्रिया के तौर पर आपको काटने दौड़ेगा, आपको भौंकेगा। तो काटना दौड़ना या भौंकना उसका क्या है, ये उसका रिस्पांस है। और महसूस करना कि वो कोई कंकड़ या पत्थर मार रहा है, तो क्या है, वो इन्वायरमेंट को महसूस कर रहा है। महसूस करना, उसके प्रति रिस्पांस देना सबसे टफ काम हो जाता है। आप किसी पत्थर को कंकड़ मारो, पत्थर क्या रिस्पांस देगा, कोई रिस्पांस नहीं देता है। वो ऐसा नहीं कि आपको पकड़ के मारेगा। ओके, आप किसी निर्जीव वस्तु, कोई लकड़ी रखी हुई है, लकड़ी को आप पत्थर मारो, क्या लकड़ी आपको दौड़ाई काटने के लिए, कुछ नहीं करी, कोई रिस्पांस नहीं देती है। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म ही रिस्पांस देगी, या तो वो दूर भाग जाएगी या तो आपको काटेगी। ओके, मीन्स कुत्ते को दौड़ोगे तो काटेगी, बिल्ली को मारोगे तो बिल्ली भाग जाएगी रिस्पांस के तौर पर। आप कोई कांटा चुभ जाएगा तो आप पैर हाथ हटा लोगे। कांटा चुभना क्या है, इन्वायरमेंटल रिस्पांस है, ये फिजिकल है। ये आपका अगर आग जल रही है, आग में अपनी आपकी उंगली चली जाती है, आप हटा लेते हो। आग को महसूस करना, ये इन्वायरमेंटल को महसूस करना है, हटाना आपका रिस्पांस हो जाता है। ओके, या फिर कोई केमिकल हो जाता है, मीन्स तेजाब का अगर आपको उंगली पर लगेगा तो आपको क्या, जलना शुरू हो जाएगा। वो क्या है, महसूस होना, आपको महसूस हो रहा है कि तेजाब में हमारा उंगली पड़ के हमारा खुजली हो रही है, जलना शुरू हो गया। आप रिस्पांस तौर पर हटाकर तुरंत उसको धुलना शुरू कर दोगे, आपका रिस्पांस हो जाता है। तो इन्वायरमेंटल लक्षणों को महसूस करना, उनको रिस्पांस करना, ये सबसे पेचीदा लक्षण हो जाता है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, यही सबसे स्पष्ट लक्षण हो जाता है। ओके, वही बोल रहा है कि वी सेंस और इन्वायरमेंट, हम अपने इन्वायरमेंट को महसूस करते हैं, किसके द्वारा, अपने सेंस ऑर्गन द्वारा, अपने संवेदी अंगों के द्वारा, मींस नाक, कान, ये त्वचा के द्वारा, आंख के द्वारा महसूस करते हैं हम लोग। उसका प्लांट, अब प्लांट की बात कर रहा है, प्लांट्स रिस्पॉन्ड टू देयर फैक्टर, जो प्लांट होते हैं वो अपने फैक्टर को रिस्पॉन्स करते हैं, लाइक एक्सटर्नल फैक्टर लाइक लाइट, वाटर, टेम्परेचर, इसके प्रति क्या करते हैं, अदर ऑर्गेनिज्म के और पॉल्यूटेंट के प्रति क्या प्लांट रिस्पॉन्स करते हैं। लाइट के प्रति, अगर लाइट पड़ती है, आप देखो छुई मुई का पौधा या अदर पौधे, लाइट जब शाम को सूरज डूबता है तो सिकुड़ जाते हैं, सुबह सूरज निकलता है फिर से जग जाते हैं, पत्तियां फैला देते हैं। तो क्या है, लाइट के प्रति रिस्पॉन्स दे रहे हैं। और क्या, वाटर के प्रति, पौधों की जड़ें पानी मिलती है, जिधर पानी में आएगी उधर पौधे की जड़ें मूलती चली जाती हैं भागती हुई, तो क्या कहलाता है, वाटर के प्रति हाइड्रोटॉपिज्म रिस्पांस देती है। टेम्परेचर के प्रति, पौधा जलना शुरू हो जाएगा, भागने की कोशिश करेगा, अपने पत्तियों क्या करता है, मोड़ना शुरू कर देता है। जबकि ऑर्गेनिज्म के प्रति क्या है, जैसे कि छुई हुई का पौधा है या मिमोसा प्यूडिका है, ओके, टच में नॉट प्लांट है, आप उसको टच करते हो, पत्तियां क्या होती है, सुकुड़नी शुरू हो जाती है, टुकड़नी शुरू हो जाएगी। जब सुकुड़नी शुरू होंगी, ये ऑर्गेनिज्म के प्रति रिस्पांस कर रही है। पॉल्यूटेंट के प्रति रिस्पांस की बात करेंगे, अगर पॉल्यूटेंट यहाँ पर वर्ड दिया हुआ है, अब पॉल्यूटेंट की बात करोगे तो क्या हो जाता है, लाइकेन, एक वर्ड आता है, कौन सा, लाइकेन्स। ओके, आप अगले चैप्टर पढ़ोगे, वो किसके प्रति,
केमिकल के प्रति, कौन सा, सल्फर डाइऑक्साइड पॉल्यूटेंट के प्रति वो सेंसिटिव होता है। जहां पर ये गैस होती है, पॉल्यूटेंट होगा, वहां पर वो ग्रो कभी नहीं करेगा, कभी ग्रो नहीं करता है। क्यों? क्योंकि ये वहां पर उसके प्रति रिस्पांस के तौर पर नहीं ग्रो करता है। ओके, तो उसकी उसी की बात कर रहा है कि ऑल ऑर्गेनिज्म, उसी तरह बात कर रहा है कि ऑल ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम्स प्रोकैरियोटा टू मोस्ट कॉम्प्लेक्स यूकैरियोट की बात करेगा। वो सेंस करते हैं और रिस्पांस करते हैं इन्वायरमेंटल क्यूज या स्टिमुलाई को, सेंस करेंगे और रिस्पांस करेंगे। ओके, नेक्स्ट पॉइंट जो कि क्वेश्चन आ चुका है, मैंने आपको क्वेश्चन भी कराया था, बताया कि आगे आप देखोगे। फोटो पीरियड इफेक्ट रिप्रोडक्शन इन द सीजनल ब्रीडर, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि फोटो पीरियड इफेक्ट रिप्रोडक्शन किसमें, ये सीजनल ब्रीडर में फोटो पीरियड ये क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं। अभी आपने पढ़ा क्या दिया था, नॉट इफेक्ट दिया था ना, तो गलत हो, यही लाइन आई थी, आपने याद आया, बिल्कुल। ओके, बोथ प्लांट एंड एनिमल्स, प्लांट और एनिमल्स दोनों में ये फोटो पीरियड इफेक्ट कर देते हैं सीजनल ब्रीडर्स में। सीजनल ब्रीडर बेटा वो चीज होते हैं, आप यहाँ पर एक वर्ड देख लो, आ गया क्या आपका, यहाँ पर आपका आ गया सीजनल ब्रीडर। ओके, तो सीजनल ब्रीडर वो होते हैं जो एक टाइम पर ही बच्चे पैदा करते हैं, उनको सीजनल ब्रीडर बोलते हैं। जैसे कुत्ते की बात करो तो कुत्ता हमारा क्या है, डॉग हमारा, ये नवंबर के आसपास या नवंबर दिसंबर में बच्चे मोस्टली पैदा करते हैं, सीजनल ब्रीडर हो गए। ओके, पौधों के ले लो तो पौधे क्या है, जैसे हमारा मैंगो का प्लांट है, आम का पौधा है, वो क्या करता है, मार्च से लेकर के वो जून तक अपना फ्लावरिंग फ्रूटिंग करता है, तो उसका टाइम हो जाता है, इसको सीजनल ब्रीडर बोल दिया जाता है। तो आगे बात कर रहा है कि ऑल ऑर्गेनिज्म हैंडल केमिकल्स एंटरिंग देयर बॉडीज, सभी ऑर्गेनिज्म अपने अंदर जाने वाले केमिकल्स को क्या करते हैं, हैंडल करते हैं कि उसको लेना है कि नहीं लेना है। ऑल ऑर्गेनिज्म देयरफॉर आर अवेयर ऑफ देयर सराउंडिंग, इसलिए सभी ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, वो अपने सराउंडिंग के प्रति क्या होते हैं, अवेयर होते हैं कि हमारे चारों तरफ हो क्या रहा है, कौन सा केमिकल आएगा, कौन सा जाएगा, क्या चीजें हैं, अवेयर होते हैं बिल्कुल। ह्यूमन बीइंग आगे बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहा है, जबकि ह्यूमन बीइंग मीन्स मानव ही एक अकेला ऐसा प्राणी है जो खुद के प्रति अवेयर है कि आपको क्या करना है। ओके, ह्यूमन बीइंग, यहां पर ध्यान देना बेटा, ह्यूमन बीइंग इज द ओनली ऑर्गेनिज्म हु अवेयर ऑफ हिमसेल्फ, खुद के प्रति अवेयर है, किससे, इसको क्या बोलते हैं, सेल्फ कॉन्शियसनेस बोल दिया जाता है। सेल्फ कॉन्शियसनेस मतलब क्या, स्वयं चेतना, इसको क्या बोलते हैं, स्वचेतना बोल दिया जाता है। कॉन्शियसनेस मीन्स क्या, चेतना बोल दी जाती है। तो सेल्फ कॉन्शियसनेस, स्वचेतना ह्यूमन में पाई जाती है। आपको पता है कि आपको नीट की तैयारी करनी है, एग्जाम देना है, डॉक्टर बनना है, पैसे कमाना है, आपका लक्ष्य है। आप सुबह खाना खाते हो तो शाम के लिए व्यवस्था करना शुरू कर देते हो कि शाम को हमें क्या करना है, ये स्वचेतना होती है। लेकिन कुत्ते को आपने देखा है या किसी शेर को देखा है कि वो शिकार करता है, फिर खाने के बाद उसको उठा ले जाकर अपने गुफा में रख लेगा कि शाम को भी हमको खाना है, ऐसा नहीं करता है। चिड़िया ऐसी नहीं है कि वो सुबह खाना खाएगी फिर शाम को अपने लिए घोंसले में ले जाकर रख लेगी, शाम को हमको खाना है, ये उसके पास नहीं है। वो खाई, खुश हो गई। ओके, लेकिन हम क्या करते हैं, आज खाए और कल लेकर के कल की व्यवस्था करेंगे, खाए तो खाए, गठरी भी बांध के ले जाएंगे कल के लिए। इसको क्या बोलते हैं, स्वचेतना। हमको पता है हमको क्या करना है। गाय को, भैंस को थोड़ी ना पता है कि उसको नीट की तैयारी करनी है, तैयारी तो हमको करनी है ना। हमको चिंता है कि हम अपना लाइफ बनाना है, हमको क्या करना है, कैसे पढ़ाई करनी है, तो इसको क्या बोलते हैं, स्वचेतना बोलते हैं। हमें अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर बाजार जाना है जिससे कि हम लोग दिखा सके दूसरों को, ये क्या है, स्वचेतना, दिखाएंगे और अट्रैक्ट करेंगे। ओके बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, इसलिए यही बोल रहा है कि कॉन्शियसनेस मीन्स क्या होता है, चेतना, मीन्स देयरफॉर बिकम अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कि हमारा कॉन्शियसनेस, हमने कॉन्शियसनेस को पूरा बता दिया कि हमारा ये कॉन्शियसनेस क्या है, ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी हो जाती है किसकी, लिविंग ऑर्गेनिज्म की डिफाइनिंग प्रॉपर्टी हो जाती है कॉन्शियसनेस। लेकिन अगर सेल्फ कॉन्शियसनेस की बात करेगा तो केवल ह्यूमन की प्रॉपर्टी हो जाती है, ये हो जाएगी। ओके बेटा, अब हम अगला पॉइंट देखेंगे, क्या बोल रहा है कि व्हेन इट कम्स टू ह्यूमन, अगर हम ह्यूमन के पास आएंगे, ह्यूमन को देखेंगे, इट इज ऑल द मोर डिफिकल्ट टू डिफाइन लिविंग स्टेट। अगर ह्यूमन के बारे में बात करेंगे, जब ह्यूमन के बारे में सोचते हैं तो क्या हो जाता है,
लिविंग स्टेट को डिफाइन करना बहुत ही टफ हो जाता है। क्यों? क्योंकि वी ऑब्जर्व पेशेंट लाइक इन कोमा। एक ऐसा पेशेंट हम देखते हैं जो कहां पर है, वो कोमा में है, मींस बेहोश पड़ा है, मरणासन अवस्था में पड़ा हुआ है। कोमा आप जानते हो, किसी को एक्सीडेंट चोट लग जाती है, उसका दिमाग जब काम करना बंद कर देता है उस अवस्था को कोमा बोल देते हैं। वो हॉस्पिटल में 6-6 महीने तक, 10-10 दिन तक पड़ा रह जाता है मशीनों की सपोर्ट से, और वो जिंदा वापस आएगा कि नहीं आएगा कुछ नहीं कह सकते हैं। जिसकी जिंदगी सपोर्टेड बाय मशीन के द्वारा फेफड़े और उसके हृदय क्या है, हार्ट एंड लंग, ये सपोर्ट किए गए हैं मशीनों के द्वारा, जीवित रखा गया है उसको। आप उसको क्या बोल सकते हो, जीवित है कि मरा हुआ है, आप कुछ नहीं बोल सकते हो। ऐसा पेशेंट क्या है, द पेशेंट इज अदरवाइज ब्रेन डेड। या तो आप पेशेंट ले लो, ब्रेन डेड का पेशेंट ले लो, जो क्या बोलते हैं ब्रेन डेड। आप देखो कि कई बार पेपर में पढ़ा होगा कि एक्सीडेंट हुआ गया और पेशेंट ब्रेन डेड हो गया, उसके घर वालों ने उसके अंगदान मींस क्या ऑर्गन डोनेशन को मंजूरी दे दी, जिससे किसी और की जिंदगी बच सके। तो ब्रेन डेड पेशेंट कभी जिंदगी वापस नहीं आएगा, इसीलिए क्या करते हैं, ऑर्गन डोनेशन की अनुमति दी जाती है ऐसे पेशेंट को। ओके, द पेशेंट हैज नो सेल्फ कॉन्शियसनेस। ये ब्रेन डेड पेशेंट जो है, क्या इसके पास सेल्फ कॉन्शियसनेस है? आप उसको चुभाओ, कोई रिस्पांस नहीं करेगा, बुलाओ, कोई रिस्पांस नहीं करेगा, तो इसके पास कोई सेल्फ कॉन्शियसनेस नहीं है। आर सच पेशेंट बोल रहा है who never come back to normal life living a living। तो एनसीईआरटी आपसे क्वेश्चन बात कर रही है कि ऐसा पेशेंट कभी जीवन में वापस आएगा कि नहीं आएगा, कुछ नहीं कर सकते हो क्या? तो एनसीईआरटी आपसे क्वेश्चन पूछ रही है कि ये पेशेंट कभी जीवन में नॉर्मल लाइफ में वापस नहीं आएगा, आप इसको लिविंग बोलोगे कि नॉन लिविंग बोलोगे? तो अब हम बोलेंगे आंसर ग्रुप में, हम इसको कुछ भी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर ये क्या है, मेटाबॉलिज्म ये पाया गया है, मेटाबॉलिज्म प्रेजेंट है। मींस इसके अंदर आप उसको ग्लूकोज की बोतल दोगे, इसका शरीर को एनर्जी मिलती रहेगी, सेल इसका क्या करेगा, तोड़ेगा, एनर्जी लेगा, पूरे शरीर को सप्लाई करेगा। ओके, तो मेटाबॉलिज्म तो पाया जा रहा है बिल्कुल, लेकिन इसके पास हमारी जो अगली करेक्टरिस्टिक, सबसे स्पष्ट करेक्टरिस्टिक क्या थी, ये कॉन्शियसनेस थी। कॉन्शियसनेस प्रेजेंट है, क्या आप उसको सूच वो मारो पीटो कुछ भी करो, क्या रिस्पांस करेगा? कोई रिस्पांस नहीं करेगा। क्या कहलाता है ये, कॉन्शियसनेस इसका एब्सेंट है। एक प्रेजेंट है प्रॉपर्टी, दूसरी एब्सेंट है, दोनों डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है, तो आप कुछ नहीं कह सकते हो लिविंग है कि नॉन लिविंग है। ओके, तो अब हम बात करेंगे, नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कि हम लोगों ने टोटल 5 प्रॉपर्टी पढ़ी, ग्रोथ पढ़ लिया, रिप्रोडक्शन जो कि डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं थी, मेटाबॉलिज्म पढ़ा डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, कॉन्शियसनेस हम लोगों ने इसके पहले डिस्कस कर लिया, वो क्या है, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। लेकिन अब अगला हमारा है प्रॉपर्टी, बहुत इंपॉर्टेंट, इंटरेक्शन, जो कि एनसीईआरटी कुछ भी खास नहीं बताई हुई है। इनसे इंटरेक्शन को पढ़ने से पहले थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे इससे रिलेटेड जो थ्योरी है। ओके, आप देखते हो H2 है, O2 है, N2 है, कार्बन है एंड फास्फोरस है, ये मिल करके क्या बनाते हैं, या तो वाटर बना लेंगे, ओके, कार्बोहाइड्रेट बना लेंगे, प्रोटीन बना लेंगे, न्यूक्लिक एसिड बना सकते हैं ये। ओके, तो न्यूक्लिक एसिड के बाद क्या बनाएंगे, सेल बनाएंगे, सेल से क्या बना लेंगे, ये टिश्यू बनाएंगे, टिश्यू से क्या बनाएंगे, ये ऑर्गन बना लेंगे, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, देन फाइनली ऑर्गेनिज्म। तो बात कर रहा है सेल के अंदर जो प्रॉपर्टी है, क्या ये वाटर मॉलिक्यूल में है? नहीं है ना, बिल्कुल। जबकि H2O कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन की जो प्रॉपर्टी है, क्या इन सब में है? नहीं है। लेकिन ये मिलकर बना किससे है, ये बना हुआ है, वाटर बना है, इनसे बना हुआ है, H2 और O2 से बना हुआ है। ओके, तो इसके ऐसे प्रॉपर्टी जो लोअर लेवल पर तो नहीं है, बट H2O में आ गई। अब H2O से मिलकर के सेल बनता है, H2O और इन सब में नहीं है, सारे मॉलिक्यूल से मिलकर के हमारा सेल तो बना, लेकिन इन सब में वो प्रॉपर्टी नहीं है, लेकिन सेल में है। सेल मिलकर के क्या फॉर्मेशन किया, सेल मिलकर के हमारा यहाँ पर अब ये टिश्यू बना देता है। लेकिन टिश्यू में जो प्रॉपर्टी है, क्या वो सेल में है? सेल में जो प्रॉपर्टी नहीं है, बट टिश्यू में प्रेजेंट है। तो ऐसी प्रॉपर्टी जो कहां पर हो, जो हमारा ऐसी प्रॉपर्टी जो हमारी हायर लेवल पर तो हो बट लोअर लेवल पर ना हो, ऐसी प्रॉपर्टी को बोल दी जाती है इमर्जेंट प्रॉपर्टीज बोल दी जाती है, इमर्जेंट प्रॉपर्टीज बोल दी जाएगी। तो ऐसी प्रॉपर्टी जो हायर लेवल पर प्रेजेंट हो बट लोअर लेवल पर ना प्रेजेंट हो, इमर्जेंट प्रॉपर्टी बोल दी जाती है। ये लोअर से लेकर के हायर तक हर जगह तक बिल्कुल करेक्ट है।
वही बोल रहा है। ये आई कैसे, ये इंटरेक्शन के थ्रू बनती है, मींस H2 ये सारे मॉलिक्यूल इंटरेक्शन करके कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन बनाए, उसके बाद ये कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन वाटर मिल करके इंटरेक्ट करके सेल बना लिए, सारे सेल इंटरेक्शन करके टिश्यू बना लिए। ऐसी प्रॉपर्टी जो हायर लेवल पर प्रेजेंट है इंटरेक्शन के थ्रू लोअर लेवल से इंटरेक्शन करके बनती है, इसको इमर्जेंट प्रॉपर्टी बोल देते हैं। ओके, तो वही बात कर रहा है कि हायर क्लासेस यू विल कम टू नो दैट आर लिविंग फेनोमेना ड्यू टू अंडरलाइन इंटरेक्शन। आप आगे पढ़ोगे कि जितनी भी लिविंग फेनोमेना है ये इंटरेक्शन के थ्रू होती है। डायरेक्टली एनसीईआरटी का क्वेश्चन बन जाएगा कि लिविंग फेना की सारी प्रॉपर्टी आती क्यों है, इंटरेक्शन के थ्रू आती है। प्रॉपर्टी ऑफ टिश्यू आर नॉट प्रेजेंट इन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सेल्स, यहाँ पर बहुत ध्यान देना। क्या दिया है कि टिश्यू की प्रॉपर्टी कहाँ नहीं पाई जाती है, सेल के कॉन्स्टिट्यूएंट में, बट ये आती प्रॉपर्टी है कैसे आती है, अराइज ड्यू टू रिजल्ट ऑफ इंटरेक्शन ऑफ एमंग दी कॉन्स्टिट्यूएंट सेल्स, सेल के इन कॉन्स्टिट्यूएंट्स के इंटरेक्शन के थ्रू ये प्रॉपर्टी आ जाती है। ओके, फिर बात कर रहा है सिमिलरली प्रॉपर्टी ऑफ cellular organelle are not present in the molecular constituent of organelle but arises as a result of interaction among the molecular component of the comprising organelle। ओके, तो सेलुलर ऑर्गेनेली का जो करेक्टर है वो एक ऑर्गेनेलिम नहीं है बल्कि उसके कॉन्स्टिट्यूएंट के द्वारा क्या होता है, इंटरेक्शन के थ्रू ये सेलुलर ऑर्गेनेलिम को करेक्टर आ जाता है। तो ऐसी प्रॉपर्टी जो दीज इंटरेक्शन रिजल्ट इन इमर्जेंट प्रॉपर्टी एट हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, तो ये प्रॉपर्टी हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में आ जाती है ये प्रॉपर्टी। ओके, इसी को क्या बोलते हैं, इमर्जेंट प्रॉपर्टी हम लोग बोल देते हैं। इसको कौन सी प्रॉपर्टी बोलते हैं, इसको इमर्जेंट प्रॉपर्टी हम लोग बोलते हैं। अभी हमने डिस्कस किया, आपको बताया इमर्जेंट प्रॉपर्टी है क्या, ये अब समझ में आएगा जब इसके एग्जांपल मैं बताऊंगा, तभी बाकी समझ में नहीं आने वाला। ओके, दिस फेनोमेनन इज ट्रू, ये फेनोमेना बिल्कुल सही है किस लेवल पर, ट्रू इन हायरार्ची ऑफ आर ऑर्गेनाइजेशन। तो दिस फेनोमेना इज ट्रू इन द हायरार्चीज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन विद कॉम्प्लेक्सिटी एट ऑल लेवल, सारे लेवल पर जो भी कॉम्प्लेक्सिटी है सभी लेवल पर ये बिल्कुल ट्रू है। तो अब नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हम लोग अभी जो क्वेश्चन किए हैं, वी कैन से दैट लिविंग ऑर्गेनिज्म आर सेल्फ रिप्लिकेटिंग, इवॉल्विंग, सेल्फ रेगुलेटिंग, इंटरेक्टिव सिस्टम कैपेबल ऑफ रिस्पॉन्डिंग टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई को रिस्पॉन्स करने वाले इस सिस्टम को क्या बोलते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टरिस्टिक हो जाता है ये। ओके, बिल्कुल, तो ये लिविंग ऑर्गेनिज्म की ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर हो जाती है। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बायोलॉजी इज द स्टोरी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, बायोलॉजी क्या है, पृथ्वी पर जीवन की कहानी है। और नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, बायोलॉजी इज द स्टोरी ऑफ इवोल्यूशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ, पृथ्वी पर लिविंग ऑर्गेनिज्म के कैसे इवॉल्व हुआ है, जैव विकास की कहानी ये हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है कि आर लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर linked to one another by the sharing of common genetic material but to varying degree। तो कह रहा है कि ये जो प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर के जो भी हमारे ये पाए गए हैं ऑर्गेनिज्म, ये आपस में किससे इंटरेक्ट है, ये आपस में इंटरेक्ट होते हैं एक कॉमन जेनेटिक मटेरियल जो होता है, इसको क्या बोलते हैं, डीएनए बोल देते हैं। वही बोल रहा है कि प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर के जो भी आपस में किससे इंटरेक्ट होते हैं, किसके द्वारा जुड़े हुए हैं, कॉमन जेनेटिक मटेरियल द्वारा एक दूसरे से लिंक्ड होते हैं, जिसको डीएनए बोल दिया जाता है इस कॉमन जेनेटिक मटेरियल को। बट ये डीएनए क्या होता है, सब में अलग अलग अमाउंट में पाया जाता है, वेरिंग डिग्री में ये पाया जाता है ये। ओके बच्चों, हम लोगों का ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन बचे हैं क्वेश्चन जल्दी कर लेते हैं बच्चों। इस वीडियो को बार बार देखना, आपको चीजें समझ में आ जाएंगे। बेटा अभी हम लोगों ने थ्योरी कंप्लीट कर ली इस चैप्टर की, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है हम लोग कर लेते हैं। सेल्फ कॉन्शियसनेस अवेयरनेस ऑफ हिमसेल्फ इज द प्रॉपर्टी ऑफ, किसकी प्रॉपर्टी है, सेल्फ कॉन्शियसनेस मीन्स क्या, स्वचेतना, स्वचेतना हमारी प्रॉपर्टी है, किसकी, ह्यूमन बीइंग की प्रॉपर्टी है और किसी में नहीं पाई जाती है। गैया को नीट की तैयारी नहीं करनी है, नीट की तैयारी आपको करनी है, आप ह्यूमन हो बेटा। तो बच्चों बारी भाई साहब ने इस चैप्टर के सभी क्वेश्चन भी कर लिए, क्वेश्चन को पढ़ाते समय ही चैप्टर को। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था जो कि हमने डिस्कस किया। तो बच्चों इस चैप्टर को बार बार आप रिवाइज करो और पढ़ो, आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी। थैंक यू।